अच्छा, आई एम डूइंग गुड मनीष, तू व्हाट अबाउट यू? नलिन, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू नलिन? हाय, प्रणाम अभिषेक प्रकाश, कैसे हो? बैकलॉग पे ओके नो बोल रहे हैं सब लोग, जैसे आराम की बात है। मुझे पता है सब सो है, सबने आराम किया होगा, सो रहे होंगे आज सुबह से। अब जब क्लास होगी तो हालत खराब होगी लॉगिन करने में, है ना? सब सोए होंगे। मैं एकदम अच्छा हूँ, थैंक यू। अमन गुड इवनिंग, मैं अच्छा हूँ। दीपांकर आप कैसे हैं? हाय गुड इवनिंग। अच्छा पढ़ रहे हैं सब लोग, अच्छे बच्चे हैं ओके ओके ओके, चलिए अच्छी बात है। हाय अंकुर, ले लिया आपकी गुड इवनिंग। तो पढ़ाई की रिवीजन किया अच्छे से? चलिए अच्छी बात है, गुड टू नो दैट। बैकलॉग सारे क्लियर है और जितना भी हमने पढ़ा है सारा रिवाइज कर रहे हैं। टाइम बताइए जरा मुझे, लेट मी नो। ऑलमोस्ट हमारा जो है 24-25 घंटे की क्लास हो चुकी है एंड मतलब 1/4 to 1/5 ऑफ द टाइम इज ओवर। तो रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन करके लेते हैं सभी लोग। जो हम लोग पहले से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग घर पे जाकर सॉल्व करते हैं दोबारा से। डू यू सॉल्व इट एट होम? ओके करते हैं, अच्छा अच्छी बात है। और जिन लोगों को दिक्कत होती है, वो लोग जिनको याद नहीं रहता वो लोग लिख के देख सकते हैं, ठीक है? इफ यू डोंट रिमेंबर यू कैन राइट योर सब्जेक्ट, कीप ऑन राइटिंग। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहा तो आप लिख के देख लीजिए, ठीक है? कई बार ऐसा होता है, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग ऑन माय डूइंग माय प्रिपरेशन, आई यूज्ड टू राइट द थिंग्स। मुझे याद नहीं होती थी चीजें, इतनी सारी रटने वाली चीजें याद कैसे होगी? तो आई यूज्ड टू राइट पॉलिटिकल आर्टिकल्स, आई यूज्ड टू राइट, ठीक है? उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के डांसेस के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में आई यूज्ड टू राइट। ज्योग्राफी वाज टेक्निकल, ज्योग्राफी समझ में आ जाता है, बट स्टिल मैप वगैरह वी हैव टू प्रैक्टिस, है ना? ओके आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रॉक्स, ठीक है? चलिए ठीक है। ओके हाय छवि, गुड इवनिंग। रॉक्स, आज हम रॉक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? रिवीजन तो करनी पड़ेगी भाई, बिना रिवीजन के आप कैसे चलेंगे यार? बिना रिवीजन के तो काम बनेगा नहीं ना, ठीक है? आपको ओके विशाल, देखिए मैं भी नहीं चाहता कि क्लास 2 से घंटे से ऊपर जाए, ढाई घंटे जाए, बट जब फ्लो चल रहा होता है ना टॉपिक, जब पता है कि खत्म हो जाएगा, वरना कल दोबारा से सब चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। आप सोचिए आज हम बायोलॉजिकल वेरिएंट डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा लगेगा? जब नया लेक्चर होता है तो फ्रेश आइडिया नई चीज स्टार्ट करने में ज्यादा मजा आता है। आपको मजा आएगा, मुझे मजा आएगा। अगर वही चीज किसी रहेगी रोज रोज मजा नहीं आता, इसलिए क्लास बढ़ जाती है, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा बेयर विद मी, जब कभी क्लास लंबी होती है तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें। ये जो नॉन सीरियस लोग हैं, जिनको नींद आने लग जाती है, जिनको भूख लगने लग जाती है, ठीक है? वो लोग क्लास को प्रिपेयर करना करें, सीरियस लोगों को पढ़ने दें और सीरियस अपने दोस्त को पढ़ाने दें, ठीक है? तो इसलिए तो थोड़ा सा तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीजें याद होती हैं, ठीक है? ओके 3 घंटे तो क्या नहीं हो पाएगा यार, हम लोग 3 घंटे ज्यादा हो जाएगा आप लोग, क्योंकि जीएससी क्लास है 3 घंटे पढ़ा होता है, ऑप्शनल क्लास होती है 3 घंटे, ठीक है? चलिए तो हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, हमने कल वाली क्लास में एक्सोजेनिक मूवमेंट्स के बारे में बात करी थी। तो हमने देखा था कि एक्सोजेनिक अलग-अलग टाइप के होते हैं, डेरिवेशन। उसके बाद हमने देखा था कि एक्सोजेनिक में वेदरिंग होती है, एक्सोजेनिक में हमने देखा था कि वेदरिंग अलग टाइप की होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग में हमने देखा था कि फिजिकल वेदरिंग हीट प्रेशर की वजह से होती है, केमिकल वेदरिंग होती है हाइड्रेशन पानी की वजह से, या फिर ऑक्सीडेशन, या फिर रिडक्शन, या फिर केमिकल वेदरिंग कार्बोनेशन हो सकती है, सॉल्यूशन कोई चीज घुल जाएगा उसमें। उसके बाद हमने समझा था कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है रोटेट की मदद से होती है, बैक्टीरिया की मदद से होती है, ठीक है? फिर हमने समझा था कि जो इरोजन है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल को इरोजन बोल देते हैं। मास मूवमेंट देखा था हमने कि मास मूवमेंट के लैंडस्लाइड टाइप कोई चीज एक साथ गिरती है उसे मास मूवमेंट बोल देते हैं, ग्रेविटी की हेल्प से, ठीक है? ठीक है, तो देखिए मेरी अभी से सभी लोगों से गुजारिश है कि क्लास में क्लास के अलावा की बातें ना करें, अपने जो पर्सनल चीजें हैं वो अपने पास रखें, ठीक है? आप लोग डिस्टर्ब करते हैं क्लास को, स्पेशली जो कल वाले लोग थे, मिस साक्षी राजपूत, ठीक? और बाकी के जो लोग हैं जो साथ में इन्वॉल्व होते हैं, तो मत होइएगा, क्लास थोड़ी डिस्टर्ब होती है, ठीक? तो जो एक क्लास का फ्लो होता है ना बिगड़ जाता है यार, थोड़ा डेकोरम भी क्लास का खराब होता है। मैं भी आपके कमेंट देखता हूं तो मुझे लगता है कि लोग पर्सनल बातें कर रहे हैं, तो लगता है कि क्यों क्लास को आगे बढ़ाना, ठीक? तो आप समझ सकते होंगे कि कोई ध्यान रहा है, वो देख रहा है और पढ़ाई के अलावा कोई बातें चल रही है, तो डजंट फील्स नाइस, ठीक? थोड़ा प्लीज कोऑपरेट करिएगा, ठीक है? तो ये जो भी लोग हैं जो पढ़ते लिखते हैं नहीं, सिर्फ बातें करने आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्यार से, ठीक है, कि आप लोग क्लास को डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक? हाय जय हिंद, ठीक है भाई, चलिए चलिए अच्छी बात है। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास, ठीक है? चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर की। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे क्लास में दैट इज रॉक्स एंड रॉक सिस्टम। रॉक्स एंड रॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे बेसिक से कि क्या होता है रॉक सिस्टम्स, क्या होता है रॉक्स एंड ऑल, ठीक है? तो देखिए हम लोग जो बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आज, तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज वो है रॉक्स, ठीक है? रॉक्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं हम रॉक को, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि हमारा जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, ठीक है? तो हमने एक टर्म डिफाइन करी थी कुछ टाइम पहले जिसको हमने बोला था लिथोस्फीयर, ठीक है? तो जो लिथोस्फीयर वर्ड था, बेसिकली लिथो जो वर्ड मिलकर बना है वो रॉक से ही बना है। तो लिथो का मतलब जो होता है वो रॉक ही होता है, रॉक्स, ठीक है? तो लिथोस्फीयर को हम रॉकोस्फीयर भी बोलते हैं, लिथोस्फीयर को हम रॉकोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से लिथोस्फीयर क्या है, रॉक से बना हुआ है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, जो लिथोस्फीयर का मटेरियल है तो क्या हुआ, रॉक्स। तो मटेरियल ऑफ द लिथोस्फीयर इज व्हाट, रॉक्स। तो रॉक्स फिर क्या है, हाउ डू वी डिफाइन द रॉक्स, रॉक में कैसे डिफाइन करूंगा? देखिए क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें तो अर्थ के अंदर ना हमने देखा था, अर्थ जो है, अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब हो गया छोटे छोटे एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मेटल, मेटालिक एलिमेंट्स, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, सल्फर है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, उसके बाद सिलिकेट्स हैं, उसके बाद ऑक्साइड्स हैं, ठीक है? ऐसे सिलिका है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जब ये बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, जब ये बहुत सारे एलिमेंट एक साथ आते हैं, एक साथ आने को क्या बोलते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होता है, ठीक है? तो क्योंकि फैमिली मेंबर साथ में आते हैं, when these all elements get together, तो ये सब एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो ये मिलकर के कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। ये मिलकर के क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, और उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट हैं, अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल आयरन है, फॉर एग्जांपल निकल है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सिलिका है, ठीक है? उसके बाद कॉपर है, ठीक? उसके बाद ये सब चीजें हैं, मार्बल है, लाइमस्टोन है, ये सब चीजें हैं इसके अंदर, अर्थ के अंदर, ठीक है? तो ये जब छोटे-छोटे जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, निकल, ये सब जो निकल तो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं जब मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं, बोलते हैं मिनरल। और जो मिनरल इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जो मिनरल इकट्ठे होते हैं तो एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स आर नोन एज रॉक्स। इसी को, इन्हीं के एग्रीगेट्स को हम क्या बोलते हैं, रॉक्स। जो मिनरल के एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स ऑफ द मिनरल आर नोन एज व्हाट, रॉक्स। तो रॉक्स जो है वो मिनरल के एग्रीगेट्स को हम क्या डिफाइन कर देते हैं, रॉक्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? तो अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड बनते हैं इकट्ठे होकर जिनको मिनरल बोलते हैं। जब वो बहुत सारे मिनरल मिल जाते हैं तो मिलकर क्या करते हैं, रॉक। तो कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ मिनरल्स इज नथिंग बट रॉक्स। तो अगर हम बात करें रॉक्स के बारे में, अगर हम बात करें रॉक्स के बारे में, तो रॉक्स को आप बोल सकते हैं
Rocks are the consolidated form of the minerals. Consolidated form of the minerals of wide variety. Minerals of wide variety. अलग अलग वैरायटी के जो मिनरल्स हैं, अलग अलग वैरायटी के जो मिनरल्स हैं, अलग अलग वैरायटी के जो मिनरल्स हैं, ठीक, वाइड वैरायटी के जो मिनरल्स हैं, उन सभी मिनरल्स से मिलके क्या होता है, रॉक्स बन जाते हैं। उन सभी से मिलके रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो रॉक्स को अगर बोलेंगे तो रॉक्स ही जो है वो लिथोस्फीयर का, रॉक्स फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का मेजर पोर्शन वो क्या है, रॉक्स है। तो these rocks form major portion of lithosphere. Major portion of lithosphere. लिथोस्फीयर का मेजर पोर्शन जो है वो क्या है, रॉक्स। इनफैक्ट लिथोस्फीयर अपने आप में क्या है, रॉक ही तो है। तो 99.9% तो उसके अंदर रॉक्स ही है लिथोस्फीयर के अंदर। गाइस आप लोग मेरे साथ सपोर्ट करते रहिए, आज मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमने थोड़ा सा तेज चलना है, ठीक। तो हमने देखा कि अर्थ में एलिमेंट्स हैं, वो मिलकर मिनरल्स बनाते हैं, वो मिलकर रॉक्स बनाते हैं। वेरिएशन ऑफ मिनरल्स आर नोन एज व्हाट, रॉक्स। तो रॉक्स एक मिनरल कंसोलिडेटेड फॉर्म है। रॉक्स के अंदर बहुत अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। रॉक्स के अंदर अगर देखेंगे तो रॉक्स में तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। मतलब अगर हम रॉक्स को खोल के देखें तो रॉक्स में तो गोल्ड भी होता है, रॉक्स में ही नीचे जाके सिल्वर भी होता है, रॉक्स के अंदर आयरन भी होता है, रॉक्स के अंदर कैल्शियम भी होता है, रॉक्स में ही प्लैटिनम भी होता है, ठीक है। क्योंकि हम सब कुछ माइनिंग करते हैं, कॉपर भी वहीं होता है, ठीक है, सिलिका भी वहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलिकेट्स जो देखेंगे तो ये सब चीजें जो हैं इनके बियॉन्ड अगर देखेंगे तो निकल भी होता है, निकल इज आल्सो देयर। तो all these elements, all these different type of required minerals are found there in the rocks। तो क्योंकि रॉक्स में मिनरल्स हैं इसलिए हम माइनिंग कर पाते हैं। तो बेसिकली रॉक है इसका मिनरल का, ठीक। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या है जो रॉक्स के अंदर होते हैं, व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट मिनरल्स। हमने देखा भी कुछ मैंने लिखे थे मिनरल्स। इसके अलावा अब कौन-कौन से चार डिफरेंट ग्रुप हैं जिसमें तोड़ दिया गया है अलग-अलग टाइप के मिनरल्स को। देखिए कोई बेसिक चार ग्रुप से तोड़ दिया गया। सबसे पहले जो मैं देखूंगा दैट इज सिलिकेट्स। सिलिकेट्स तो पहला ग्रुप है, उसमें सिलिकेट्स कहते हैं। सिलिकेट्स का मतलब क्या है, सिलिकेट्स में वो मिनरल है, फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, फेरोमैंगनीज। ओके, तो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, फेरोमैंगनीज ये जनरली ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। दे फाइंड देयर एप्लीकेशन इन ग्लास इंडस्ट्री, दे फाइंड देयर यूज इन ग्लास इंडस्ट्री, ठीक। उसके जो नेक्स्ट है दैट इज सल्फाइड्स। सल्फाइड्स ग्रुप में आता है आयरन सल्फाइड, पाइराइट, आयरन सल्फाइड, पाइराइट। ये सब क्या है, इन सल्फाइड ग्रुप के जो मिनरल्स होते हैं। पाइराइट अपने आप में एक आयरन और है, आयरन स्टील इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड ग्रुप ऑफ मिनरल्स क्या है हमारे पास, सल्फाइड्स। तो मतलब सल्फाइड जो जैसे हमारे देखा सिलिकेट्स है, ऐसे हमारे पास क्या है, सल्फाइड्स भी हैं। अब एक और टाइप के हैं जिसको कि जो कि वेदरिंग में बहुत ज्यादा डरते हैं, वेदरिंग से सेंसिटिव होते हैं वेदरिंग को, तो उसको बोलते हैं कार्बोनेट्स। उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स में काफी ज्यादा वेदरिंग होती है, ठीक है। दे आर सेंसिटिव टू वेदरिंग। सेंसिटिव मतलब दे आर हाईली अफेक्टेड, मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं वेदरिंग से, सेंसिटिव टू और दे आर हाईली अफेक्टेड बाय वेदरिंग, हाईली अफेक्टेड बाय वेदरिंग, हाईली अफेक्टेड बाय वेदरिंग। कार्बोनेट्स एग्जांपल क्या ले सकते हैं कार्बोनेट्स का, कैल्साइट। कैल्साइट अपने आप में क्या है, कैल्साइट अपने आप एग्जांपल है जो वेदरिंग से अफेक्ट होता है। अब इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इसके अलावा वो देख सकते हैं मेटालिक एलिमेंट्स। मेटालिक एलिमेंट्स दीस कैन बी आयरन, दीस कैन बी मैंगनीज, ठीक है, आयरन, दीस कैन बी मैंगनीज, दीस कैन बी एल्यूमिनियम, दीस कैन बी कॉपर। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इनकी। एप्लीकेशंस ये कहां फाइंड करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, एल्यूमिनियम, कॉपर, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में। आपके जो एसी होते हैं उनमें क्या लगता है, कॉपर लगता है, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, ठीक है। तो कॉपर वी आर यूटिलाइजिंग इन दैट। और क्या टेस्ट तो करेंगे ही मालूम है। ठीक है, तो हमने देखा मेटालिक एलिमेंट्स में क्या है, आयरन है, मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। एप्लीकेशन कहां पे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, ठीक। और इनकी कहां पे, आयरन स्टील, यहां पे ग्लास इंडस्ट्री। तो इंपॉर्टेंट जो है ग्रुप ऑफ मिनरल्स है जिसमें पूरे रॉक्स को डिवाइड कर दिया गया है कि ये मिनरल्स है, ये ग्रुप है। तो बात करते हैं हम लोग आगे चल के कि रॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो रॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ, मतलब क्या ऐसा है जो रॉक्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए रॉक्स में अगर देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें रॉक्स में मिल रही हैं, सारी माइंस जो है क्या है, रॉक्स ही तो है, पत्थर खोदते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मेटल्स मिल रहे हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में रॉक्स काम आते हैं। इसके अलावा जो कैसा इरोजन होगा वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन रॉक का कैसा है। अगर रॉक सॉफ्ट है तो आसानी से इरोड हो जाएगा, अगर रॉक हार्ड है तो आसानी से इरोड नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज द नेचर ऑफ इरोजन, कि इरोजन कितना जल्दी होगा, कितना फास्ट होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द रॉक। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक, रॉक का स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है। अगर हार्ड रॉक है ना तो इरोजन स्लो होगा, स्लोली इरोड। वहीं अगर सॉफ्ट रॉक है तो बहुत ज्यादा तेजी से इरोड होगा। तो नेचर ऑफ इरोजन कैसा है उस पर रॉक टाइप पे डिपेंड करेगा, कैसा रॉक टाइप है। उसके बाद एक जगह का लैंडस्केप कैसा रहेगा वो भी रॉक पे डिपेंड करता है। अगर एक जगह पे किस तरह का लैंडस्केप, मतलब कैसे पेड़ होंगे, ठीक है, कैसा वहां पे ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, तो कितनी बारिश है, रॉक कैसे है, ठीक है, वो सब बताएगा कि वहां पे कैसा लैंडस्केप है, किस तरह का वो दिख रहा है, ठीक है। तो टाइप ऑफ लैंडस्केप,
क्योंकि अगर रॉक सॉफ्ट है, इजीली इरोड हो गए और बारिश भी अच्छी है, तो रॉक पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा असर डालेगा, तो बहुत सारी सॉइल बनेगी, बहुत सारी सॉइल बनेगी तो क्या होगा, काफी सारे पेड़ उग जाएंगे। तो टाइप ऑफ लैंडस्केप इज डिसाइडेड बाय डोमिनेंट रॉक्स देयर, बाय डोमिनेंट रॉक्स मतलब क्या होता है, जो मेजॉरिटी रॉक्स होते हैं, जो मैक्सिमम डोमिनेंट टाइप के रॉक वहां पे है, तो कैसा लैंडस्केप है वो वहां का जो रॉक है डिसाइडेड बाय द डोमिनेंट रॉक्स इन दैट रीजन। उस रीजन में रॉक्स किस टाइप के हैं, ठीक है, उस रीजन में रॉक्स किस टाइप के हैं, वो टाइप ऑफ लैंडस्केप डिसाइड करेगा। ठीक, तो डिसाइड बाय द डोमिनेंट, ये किसने बताया था, ये बताया कि डब्ल्यूएम डेविस ने, अमेरिकन ज्योग्राफर थे, डब्ल्यूएम डेविस टोल्ड दैट। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास लैंडस्केप टाइप। तीसरी बात जो है कि अर्थ की एज कितनी है वो रॉक को स्टडी करके पता लगता है, जिसे हम बोलते हैं पेलियो रॉक स्टडीज। ठीक है, हमने पेलियो मैग्नेटिक स्टडीज भी करते हैं, पुराने रॉक की स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिज्म चेक करने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो अर्थ की एज है उसको निकालने के लिए, दैट इज डेटिंग एज ऑफ द अर्थ की एज को निकालने के लिए भी रॉक्स को इंपॉर्टेंस मानी गई है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है ज्योग्राफर्स के द्वारा कि रॉक्स आर द बुक्स ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, रॉक्स जो है वो इतिहास की किताबें हैं, जिसके पन्नों में आप रॉक्स का इतिहास पढ़ते हैं, दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं, और उसके पन्ने जो है वो क्या है, फॉसिल्स, जो उसके अंदर फॉसिल्स हैं रॉक्स के बीच में, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसको देखेंगे हम, उसके बीच में फॉसिल्स होंगे छोटे छोटे, उसमें कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है। ठीक, तो रॉक्स आर द बुक्स ऑफ द हिस्ट्री एंड फॉसिल्स आर इट्स पेजेस। फॉसिल्स आर द पेजेस जिसकी मदद से, जिसको स्टडी करके हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसको स्टडी करते हैं तो हम लाइफ इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में पता करते हैं, लाइफ के बारे में पता करते हैं। ठीक है, जियोलॉजी के बारे में पता करते हैं, अर्थ के बॉटम की स्टडी के बारे में पता करते हैं, साथ ही साथ ये देखते हैं कि क्लाइमेट ने क्या असर दिखाया, एनवायरनमेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करते हैं, क्या है। तो इसी बात को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि पास्ट के बारे में नॉलेज रखता है। ठीक है, मतलब पास्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, रॉक्स रखता है। रॉक्स कंस्टिट्यूट, रॉक्स के अंदर ही रॉक्स कंस्टिट्यूट द मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब पुरानी जो गाथाएं हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। रॉक्स कंस्टिट्यूट मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, ये पुरानी चीजें हमने इसमें पढ़ी, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ रॉक कंस्टिट्यूट द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अर्थ के बारे में सारी चीजें पता लगती हैं। ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ये भी कई एक्सपर्ट ज्योग्राफर्स ने दी है। फॉर एग्जांपल वुलरिच थे, मॉर्गन थे, उन लोगों ने बात बोली कि पुरानी जो हिस्ट्री है उसके बारे में नॉलेज देते हैं रॉक्स, नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अर्थ कब गर्म थी, कब ठंडी हुई, ठीक है, तो ये बात बोली है मॉर्गन एंड वुलरिच। ये आप लिखेंगे आंसर्स में तो अच्छा रहेगा। अगर कभी रॉक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा तो अगर आप इनके नाम लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने करी कि रॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने इंपॉर्टेंट है रॉक्स और क्या होते हैं रॉक्स, कैसे रॉक्स को देखेंगे तो बेसिकली रॉक्स के अंदर है क्या, रॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स हैं और रॉक्स क्या होते हैं। रॉक्स हैव इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग यू मिनरल्स, इन गिविंग यू हिस्ट्री, इन गिविंग यू स्टडी ऑफ द अर्थ, हिस्टोरिकल एनालिसिस। उसके बाद ओवरऑल अगर देखें तो कैसा लैंडस्केप है, कैसा टाइप का इरोजन है, ये सब कौन बताएगा, रॉक्स हमको बताएंगे। तो नेचर जो इरोजन है वो उसका कैसा नेचर होगा डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर क्या है और कंपोजिशन क्या है, रॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हार्ड होगा रॉक तो इरोड स्लोली करेगा, वहीं अगर सॉफ्ट होगा तो बहुत तेजी से इरोजन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने कुछ बातें करी रॉक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में, हमने कुछ बातें करी रॉक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो क्या हुआ, रॉक्स की स्टडी की गई, रॉक्स का एनालिसिस किया गया, रॉक्स की स्टडी की गई और उसका एनालिसिस किया गया, और उस स्टडी और एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। वी कॉल इट एज द पेट्रोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ द रॉक्स। स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द रॉक्स इज डिफाइंड एज पेट्रोलॉजी, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द रॉक्स। उस स्टडी और उस एनालिसिस से पता लगा कि बाय एंड लार्ज जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा अर्थ है, उसमें तीन तरह के रॉक ग्रुप्स हैं, थ्री टाइप ऑफ रॉक ग्रुप्स हैव बीन क्लासिफाइड। फिर आगे चल के उन तीन टाइप के रॉक ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से बांटा गया, उनकी डेप्थ के हिसाब से, उनकी कंपोजिशन के हिसाब से, उनके अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन्स थे, जो छोटे दाने थे उसके हिसाब से, वो कहां मिल रहे हैं उसके हिसाब से। तो इस तरीके से वो कैसे बन रहे हैं उसके हिसाब से रॉक्स को तोड़ा गया। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे तो तीन ग्रुप्स में रॉक्स को तोड़ा गया। वो तीन ग्रुप्स हैं, पहला इग्नियस रॉक्स, दूसरा है मेटामॉर्फिक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन तरह के रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो ये तीन तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ कि वो रॉक कैसे बनते हैं, मतलब उनका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, उनका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, वो कैसे बने। तो हम जो स्टडी एनालिसिस करें तो हमने उसमें क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। स्टडी एनालिसिस पेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। वो बने कैसे, उनका जन्म कैसे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स। रॉक्स कैसे बने, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स। अब देखिए इग्नियस रॉक्स, हम इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर आगे बढ़कर डिटेल में पढ़ते हैं। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में ज्योग्राफर्स ने बोला कि जब भी मैग्मा, हमने देखा मैग्मा मेंटल वाला जो रीजन उसमें हॉट, मोल्टन, मेटालिक और रॉकी पार्ट होते हैं, मोल्टन टाइप का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो बहुत गर्म होता है, जिसमें हमने देखा था कि डेंसिटीज क्रस्ट से ज्यादा होती हैं, टेंपरेचर से ज्यादा होते हैं, और जो आपकी क्रस्ट की ओवरऑल डेप्थ है उसके बिल्कुल नीचे मिलता है 400 किलोमीटर तक। ठीक, तो इग्नियस रॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो दीज आर फॉर्म, कैसे बनते हैं ये, ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन, पहले ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। जब भी वो मैग्मा
जिसको हम देखते हैं आज तक, जो कि क्रस्ट के नीचे होता है, वो मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है और ठंडा होकर सॉलिड बनता है और सॉलिड जब बनता है तो उसके अंदर छोटे दाने बन जाते हैं, जैसे लड्डू होता है, लड्डू जब बनाते हैं तो दाने बन जाते हैं उसके अंदर, तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो इट इज ड्यू टू द कूलिंग सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, कूलिंग सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट मैग्मा। जो हॉट गर्म मैग्मा होता है उसमें जब कूलिंग सॉलिडिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन होती है तो जो तरीके के रॉक्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, इग्नियस रॉक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। सिमिलरली जब इग्नियस रॉक्स ऐसे बनते हैं तो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते होंगे। देखिए क्या होता है ना कि जब छोटे छोटे डेब्रिस मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे रॉक्स जब वो मिलते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उनका एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, मिलना, कॉम्बिनेशन। तो जब छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के जब वो मिलते हैं, ठीक है, और जब मिलकर के एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट करके जब उनका यानी कि कोई भी एक पत्थर के टुकड़े जिन्हें सेडिमेंट्स बोलते हैं, जब वो सेडिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिथिफिकेशन, एग्रीगेशन या फिर लिथिफिकेशन। कॉम्पैक्शन, जब उन पे ऊपर से प्रेशर पड़ता है उसे बोलते हैं कॉम्पैक्शन। तो जब वो कॉम्पैक्शन, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स यानी सेडिमेंट्स, जब उन सेडिमेंट्स का आपस में जुड़ना होता है, एग्रीगेट्स बनते हैं। किस कैसे जुड़ते हैं, बिकॉज ऑफ लिथिफिकेशन, बिकॉज ऑफ सीमेंटेशन। तो उन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का जो ओवरऑल बेसिस है वो क्या है, वो सेडिमेंट्स है। वो क्या है, वो सेडिमेंट्स है। तो इसे हम बोलते हैं दीस आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना, एग्रीगेशन, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन जब हम अपने हाथ में बहुत सारी मिट्टी लेते हैं उसको जोड़ देते हैं, बैठे हैं ना बीच पे, जब बीच से, तो कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो एग्रीगेशन इकट्ठा करना, कॉम्पैक्शन मतलब उसको मार मार के उसका लड्डू टाइप बनाना, ठीक है। तो एग्रीगेशन, कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन, सेडिमेंटेशन, ठीक है, लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन, एग्रीगेशन, ठीक है। साथ में और ज्यादा उसको पीसेंगे, दबाएंगे तो क्या बन जाएगा, सीमेंट टाइप बन जाएगा। सीमेंटेशन भी उसको बोल देते हैं, सीमेंटेशन भी उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एग्रीगेशन, कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स, स्मॉल पार्टिकल्स, और उसी से क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में लेयर्स हम देखेंगे, उसमें साथ में अंदर फॉसिल्स भी होते हैं। उसी को पढ़ के जो ज्योग्राफर्स होते हैं क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या होती है अर्थ की, क्या है हिस्ट्री, क्या क्या मिलता है अर्थ के अंदर, ये सब चीजें चेक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इसको, सेडिमेंट्री रॉक्स को। जो अगला हमारे पास रॉक टाइप आता है, ठीक है, वो आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक जो यहाँ पे वर्ड है ना, वो बना हुआ है मेटामॉर्फिज्म से। तो मेटामॉर्फिक है, किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है मेटामॉर्फिज्म से। मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म का अपना मतलब होता है उसका अपना रूप बदल लेना। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप बदल लेना। आफ्टर 1 year of preparation, all of you have undergone metamorphosis। आपका पूरा रूप बदल गया। जो आप होते हो प्रिपरेशन से पहले नॉर्मल इंसान, प्रिपरेशन के बाद आप एक बहुत ज्यादा लर्नेड, विजडमफुल और बहुत ज्यादा माइंडफुल एंड मैच्योर पर्सनैलिटी बन जाते हो। तो यू हैव अंडरगॉन मेटामॉर्फोसिस आफ्टर 1 year of प्रिपरेशन। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का बदल जाना, रूप का बदल जाना, रूपरेखा का बदल जाना। अब वो बदल जाना जो रूपरेखा का है तो वो कैसे बन सकता है, हाउ इट कैन हैपन, हाउ इट कैन हैपन। तो इट कैन हैपन व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स दे आर फॉर्म्ड बाय जब वो रूप कैसे बदलेगा, वो रेखा कैसे बदलेगी, जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में पड़ते हैं, टेंपरेचर में पड़ते हैं, आप बहुत ज्यादा मुश्किलों में पड़ते हैं, तो आप बदल जाते हैं, आप एक बहुत ज्यादा समझदार मैच्योर इंसान बन जाते हैं। तो रॉक्स के ऊपर भी प्रेशर, टेंपरेचर, हीट एक्ट करता है, ठीक है। तो व्हेन रॉक्स दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हाई टेंपरेचर, हाई हीट, ठीक है, व्हिच चेंजेस देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ प्रेशर, टेंपरेचर एंड हीट व्हिच चेंजेस देयर स्ट्रक्चर, व्हिच चेंजेस देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, व्हिच चेंजेस देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो इसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। उसका रूपरेखा बदल जाना, रूप बदल जाना, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, कंपोजिशन बदल जाता है, किससे, हीट से, प्रेशर से, टेंपरेचर से, इन सब चीजों से, ठीक। उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसको बोलते हैं हम व्हाट, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो रॉक्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो जो रॉक्स अलग अलग टाइप के बनते हैं, ये चेंज ऑफ फॉर्म बिकॉज ऑफ हीट, प्रेशर, टेंपरेचर, ये बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्शन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स का जुड़ना आपस में, उनका कॉम्पैक्शन होना, आपस में जुड़ जाना, उनका आपस में क्या होना, लिथिफिकेशन होना। मतलब जब लूज पार्टिकल्स, जब अभी क्या है, अभी लूज, यहाँ पे लूज पार्टिकल्स हैं, ये लूज पार्टिकल्स हैं, इस टाइप के हैं, बिखरे हुए पार्टिकल्स हैं, अनकंसोलिडेटेड हैं, लूज हैं, बिखरे हुए पार्टिकल्स हैं। जब इनको आपने फोर्स लगाई, जब इन पे फोर्स लगी, जैसे लड्डू बनते हैं, तो पहले बूंदी बिखरी होती है, फिर लड्डू को पकड़ के क्या करते हैं, उसका लड्डू बना देते हैं, ऐसे ही इनका भी होता है। इसे लिथिफिकेशन बोलते हैं। सिंपल, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, इट इज सिंपल लिथिफिकेशन। तो क्या होता है, इट गेट इन द फॉर्म ऑफ लिथिफिकेशन लाइक दिस, ओके। तो दिस इज व्हाट लिथिफिकेशन, यहां से यहां आ जाना, दिस इज व्हाट लिथिफिकेशन। और ज्यादा दबाएंगे कॉम्पैक्शन हो जाएगा, और ज्यादा दबाएंगे सीमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन, एग्रीगेशन, लिथिफिकेशन, मिस वंदना आप ही लिखाइए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हमने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है, इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, मैग्मा के कूल डाउन से सेडिमेंट्री कैसे बनते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, हाउ डज दीस रॉक फॉर्मेशन हैपन। तो हम क्या करेंगे, अभी हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप के रॉक्स को पढ़ते चले जाएंगे, और जब हम डिफरेंट टाइप के रॉक्स को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि वो रॉक्स कैसे बने, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, और क्या कैसे वो बनते होंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम सभी रॉक्स के बारे में स्टडी करते चले जाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में बात करने वाले। तो इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, बिकॉज दीज वर द फर्स्ट रॉक्स, दीज वर द फर्स्ट रॉक्स व्हेन द क्रस्ट वाज फॉर्म। ये पहले रॉक थे, ठीक है, जो क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ था, तो ये पहले बनने वाले रॉक्स, दीज आर द प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दीज वर द फर्स्ट टू ओरिजिनेट ड्यूरिंग द क्रस्ट फॉर्मेशन। क्रस्ट के फॉर्मेशन के दौरान ये पहले रॉक थे जो बनने वाले थे, दीज वर द फर्स्ट टू ओरिजिनेट। सब्सिक्वेंटली बाकी के जो रॉक्स थे फिर वो आए, ठीक है। सब्सिक्वेंटली अदर रॉक्स केम, अदर रॉक्स मतलब यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स,
एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इनके बाद सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, अदर रॉक्स वर फॉर्म्ड। जो अदर रॉक्स थे वो इन्हीं से बने, फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस। मतलब इग्नियस से ही क्या बने, बाकी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स बने। तो इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक कहा जाता है और साथ में इनको पेरेंट रॉक्स भी कहा जाता है। पेरेंट रॉक्स भी इनको कहा जाता है। These are called as primary rocks और these are also called as parent rocks, क्योंकि these were the first to be originated। ठीक है, other rocks were formed from these type of rocks। तो इसीलिए इनको पेरेंट रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। किसको? इग्नियस रॉक्स को। इग्नियस रॉक्स को ये टाइप का रॉक हम बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो रॉक्स हैं कई तरह के होते हैं, जैसे कि एंडेसाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट, गैब्रोस, सिमिलरली ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, पिगमेटाइट, देन पेरोटाइट, देन प्यूमाइस, देन रायोलाइट, स्कोरिया एंड देन टफ। तो व्हाट आर दीस रॉक्स? अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? दीस आर इग्नियस रॉक्स। तो अगर हम बात करें इग्नियस रॉक्स की तो बनते कैसे, जैसे हमने डिस्कस किया, दीस आर फॉर्म्ड ड्यू टू solidification, cooling and crystallization, solidification, cooling and crystallization of magma। ठीक है, और लावा। इसकी कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से जो रॉक्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स वर द फर्स्ट टू ओरिजिनेट एंड ड्यूरिंग द क्रस्ट फॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली उसके बाद अदर रॉक्स आए, जैसे कि कौन कौन से अदर रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक थे, मेटामॉर्फिक रॉक थे, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, एंड दीस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस। इग्नियस से ही ये रॉक्स थे, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक जो थे। इग्नियस पहले आए, उसके बाद जो आज सेडिमेंट्री वो कभी इग्नियस थे, जो आज मेटामॉर्फिक है वो कभी इग्नियस थे, या वही कभी सेडिमेंट्री थे, ये उससे पहले इग्नियस थे। तो पहले जो सबसे पहले आए दोस वर द इग्नियस रॉक्स। ठीक है, यस, आपको नाम रिमेंबर करने हैं। अदर रॉक्स के बाद लिखा है सेडिमेंट्री मेटा, दिस मींस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, अदर रॉक्स सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इसका मतलब है सेडिमेंट्री, सेड मतलब सेडिमेंट्री, शॉर्ट फॉर्म लिखा है सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। देखिए क्या होता है जब भी कोई मैग्मा ठंडा होता है, हमने देखा है कि जब हमारे पास हमने जब पढ़ी थी क्रस्ट और मेंटल एंड कोर, तो देखिए ये अगर हमारे पास क्रस्ट है और नीचे अगर हमारे पास मेंटल है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे अगर देखें तो इन दिस जोन इफ देयर इज अ सॉलिडिफिकेशन, तो क्या होता है अगर मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, तो क्या होगा जब यहाँ से बाहर की तरफ मैग्मा निकलेगा, तो जब मैग्मा निकलेगा बाहर की तरफ तो लावा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लावा फॉर्मेशन होगा, तो जहाँ पे लावा फॉर्मेशन होगा मान लेते हैं वहाँ प्लेट्यू कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये तो वोल्केनिक जोन है हमारा। मान लेते हैं यहाँ से वोल्केनो निकला और जो वोल्केनो निकला तो वोल्केनो जो गर्म वोल्केनो था निकल करके उसने क्या किया, यहाँ पे ठंडा हो गया और यहाँ पे भी कुछ निकला, यहाँ पे ठंडा हो गया। तो अगर इन दोनों रीजन्स को देखें इन दोनों रीजन्स को देखें तो जब ये जो रीजन्स हैं जब ठंडे होंगे, ठीक है, वंस दे कूल डाउन तो जब ठंडे होते हैं तो डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग पता लगता है कि ये इनके अंदर जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं इनके अंदर क्या होता है, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो व्हेनेवर कूलिंग हैपेंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल्स। ठीक, तो जब ये लावा ठंडा होगा तो जब कूलिंग होगा तो कूलिंग के बाद क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाती है, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आप लड्डू बनाते हैं तो अंदर बीच में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर साइड क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्मेशन हैपन। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं, साथ में अलग अलग साइज के ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज के क्या होते हैं, ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स अलग अलग रॉक के अंदर देखेंगे तो उसके दाने होते हैं छोटे छोटे अंदर। वो डिपेंड करता है कूलिंग कितनी फास्ट हो रही है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। फाइन पार्टिकल्स हैं उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने देखा कि ये हमारे पास क्रस्ट है। ठीक है, तो अंदर से जब मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, अंदर से मैग्मा निकल रहा है और यहाँ पे लावा निकला बाहर की तरफ, तो जब उस लावा का सॉलिडिफिकेशन होगा तो कूलिंग होगी। तो दिस इज व्हाट सॉलिडिफिकेशन, दिस इज व्हाट सॉलिडिफिकेशन। जो सॉलिडिफिकेशन होता है, अब वो सॉलिडिफिकेशन जगह जगह पे होता है, कई बार सॉलिडिफिकेशन अंदर भी हो सकता है, वो सॉलिडिफिकेशन बाहर भी होता है। तो जो सॉलिडिफिकेशन लावा का होता है बाहर होता है, मैग्मा भी सॉलिडिफाई होता है। ठीक, अंदर तो जो अंदर सॉलिडिफाई होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, जो बाहर होते हैं अलग टाइप के होते हैं। बाहर आके जो बहुत तेजी से होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, जो बाहर आके धीरे होते हैं अलग टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में होते हैं अलग टाइप के होते हैं। ठीक, तो इन सब वजहों से अलग अलग तरह के रॉक्स बनते हैं और ये वो अलग अलग तरह के क्या है रॉक्स हैं जिसको हमने नाम दिया है इग्नियस रॉक्स। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स जो हैं वो बनते हैं। ओके, तो अगर बात करें इग्नियस रॉक्स की तो देखिए कुछ इग्नियस रॉक्स के बारे में चीजें हैं, अगर हम बात करें उसकी तो बोल सकते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें समझने चाहिए इग्नियस रॉक्स के बारे में। ठीक है, हमें कुछ समझना चाहिए इग्नियस रॉक्स के बारे में, तो क्या वो होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इग्नियस रॉक्स के बारे में सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, मतलब इग्नियस रॉक काफी हार्ड होते हैं और दे आर सो मच हार्ड कि वो अलाउ नहीं करते कि पानी उनके अंदर भी जा सके। तो इग्नियस रॉक्स आर वेरी हार्ड। ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर रफ एंड हार्ड, अलाउ ही नहीं करता कि पानी उनके अंदर जाए, डज नॉट अलाउ वाटर टू परकोलेट इनसाइड। परकोलेट का मतलब क्या है, अंदर जाना। परकोलेट का मतलब क्या है, डिफ्यूज होना, टू डिफ्यूज इनसाइड। ठीक है, ये अलाउ ही नहीं करते और जब वाटर को अंदर अलाउ नहीं करते तो मतलब बाहर से काफी इनकी कवरिंग स्ट्रांग कवरिंग रहती है। आप कह सकते हैं कि काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं आपस में। ठीक है, दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड। ठीक है, तो क्या सारे इग्नियस रॉक्स ऐसे होते होंगे? कोई तो ऐसा होता होगा जो अलाउ करता है पानी को, तो कुछ होते हैं और उसमें से कुछ जो है वो एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल बेसाल्ट एक तरीके का रॉक है, हम देखेंगे इसको चल के बेसाल्ट किस टाइप का इग्नियस रॉक है। जो बेसाल्ट है इट अलाउज द वाटर टू बी परकोलेटेड, वाटर परकोलेशन मतलब अंदर आना अलाउ करता है। क्यों? बिकॉज इट इज सॉफ्ट, बिकॉज बेसाल्ट इज सॉफ्ट। बट है तो इग्नियस रॉक की ही प्रॉपर्टी है, तो ये इग्नियस रॉक की एक टाइप। जब लावा ठंडा होता है ना बाहर तो बेसाल्ट जनरली बनता है। ठीक है, तो ये इग्नियस रॉक का ही एक टाइप।
तो एक चीज हमने डिस्कस करी इसके बारे में कि हार्ड होते हैं, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी है इसके बारे में, आप साथ साथ बढ़ते जाइए कि इसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और वो ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन, ठीक है। ये ग्रैनुलर होते हैं, इसमें ग्रेन्स होते हैं अंदर, ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन, ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टलाइन होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर दे कंप्राइजेस ऑफ द ग्रेन्स, ठीक है। दे कंप्राइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स, दे कंप्राइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स, अलग अलग टाइप के, इसमें अलग अलग टाइप के इसमें क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन। और वो ग्रेन में वेरिएशन होता है, कैसा उनका साइज है, कैसा उनका टेक्सचर है, वो सब अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रेन्स, टाइप मतलब डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज एंड टेक्सचर, डिफरेंट साइज एंड टेक्सचर। टेक्सचर मतलब क्या है, जैसे आपने कहा सैंड, रेता, बालू, थोड़ी रेगिस्तान में जाएंगे तो सैंड थोड़ी मोटी मिलेगी, और वहीं अगर आप कहीं रिवर के नदी किनारे जाएंगे तो आपको सैंड बहुत पतली मिलेगी, फाइन सैंड। अगर आप जाएंगे सी बीच पे, जो सी बीच की सैंड होती है वो थोड़ी मोटी मिलेगी, ठीक है। वो टेक्सचर अलग अलग होता है, ठीक है। टेक्सचर इज डिफरेंट। परकोलेट का मतलब क्या है, परकोलेट मतलब होता है अंदर जाना, परकोलेट। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप हैंकी पानी डालेंगे तो वाटर विल परकोलेट, वहीं अगर मार्बल के ऊपर पानी डालेंगे तो वाटर अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज़ स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है आपस में, ठीक है। तो इसमें भी देखिए क्या होता है, अलग अलग टाइप के ग्रेन्स बनते कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स। अगर तो कूलिंग बहुत स्लो होती है, अगर कूलिंग क्या है, स्लो है, अगर ठंडा होना धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है जो रॉक है, अगर कूलिंग स्लो है तो बिग साइज ग्रेन बनते हैं, बड़े साइज के ग्रेन्स बनते हैं अगर धीरे धीरे कूलिंग हुई है। और वहीं अगर कूलिंग फास्ट है, वहीं अगर कूलिंग फास्ट है, बहुत तेज कूलिंग होती है, इफ द कूलिंग इज वेरी फास्ट, तो वेरी स्मॉल साइज ग्रेन्स आर देयर, वेरी स्मॉल साइज ग्रेन्स आर देयर। जो बिग साइज ग्रेन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स। और जो स्मॉल साइज ग्रेन होते हैं उसको बोलते हैं फाइन ग्रेन्स। तो ये पता कैसे चलता है, जब रॉक को जाके चेक करते हैं तो समझ में आता है कि उसके ग्रेन्स क्या है, फाइन ग्रेन्स है। तो फाइन ग्रेन देखकर पता लगता है कूलिंग बहुत फास्ट होगी। और फास्ट कूलिंग कहां होती है, जहां पे टेंपरेचर लो होता है, मतलब जब लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है तो फास्ट कूलिंग होता है। जब धरती के अंदर जहां ऑलरेडी टेंपरेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो टेंपरेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो कूलिंग धीरे धीरे होती है, क्योंकि गर्मी में आप ठंडे हो ना, ऑलरेडी ये चीज बहुत गर्म है। तो कूलिंग जहां फास्ट है वहां पे स्मॉल साइज होंगे, फाइन पार्टिकल्स, जहां कूलिंग स्लो है वहां पे कोर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड्स की प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगली बात अगर डिस्कस करें, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, तो देयर आर नो लेयर्स, कोई लेयर नहीं होती। लेयर्स को स्ट्रैटा भी बोलते हैं, नो स्ट्रैटा, ठीक है। तो लेयर्स नहीं होती इग्नियस रॉक्स में, ठीक है। किसी भी तरह की लेयर्स इग्नियस रॉक्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि जब इग्नियस रॉक्स बनते हैं ना, देखिए लेयर जब बनती है, जब डिपोजिशन होता है, पहले एक लेयर डिपॉजिट हुई, जैसे मैंने दिखाया पेंटिंग होती है, तो पेंटिंग होती है तो लेयर बाय लेयर होती है। तो सेडिमेंटरी रॉक्स में वो डिपोजिशन होता है लेयर बाय लेयर, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो इसमें लेयरिंग नहीं होती, ठीक है। जो सेडिमेंटरी रॉक्स में होता है, तो लेयर और स्ट्रैटा का मतलब क्या है, पहली लेयर हुई, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी लेयर डिपॉजिट हुई, उसके बाद फिर तीसरी लेयर डिपॉजिट हुई, थर्ड लेयर, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर डिपॉजिट हुई। तो ये काम इग्नियस रॉक्स में नहीं होता, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इग्नियस रॉक्स, बट ये होता है कहां पे, सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स ऐसे ही बनते हैं, डिपॉजिट होते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। तो ये जो लेयरिंग है, ये जो लेयरिंग आप देख रहे हैं सेडिमेंटरी रॉक्स में आपको मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती लेयरिंग, ठीक है। इन रॉक्स में आपको जो हमारे पास इग्नियस रॉक्स हैं उसमें हमें किसी भी तरह की लेयरिंग नहीं मिलती, क्योंकि ये जो होते हैं कि कूलिंग से बनते हैं, और जो कूलिंग बनते हैं तो लेयर नहीं होती, क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें बिकॉज़ दे आर फॉर्म्ड, बिकॉज़ दीस आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग, और कूलिंग के टाइम पे ना कोई लेयरिंग नहीं होती, नो लेयरिंग, ओनली क्रिस्टलाइजेशन, ओनली क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन डिपेंड करता है, यहाँ भी एक्सेप्शंस है, यहाँ भी एक्सेप्शंस है कि कई बार ऐसा होता है कि लेयरिंग देखी गई है, कहाँ पे देखी गई है वो हम समझते हैं कि कई जगहों पे लेयरिंग देखी गई है, और वो कई जगहों पे जो लेयरिंग देखी गई है, ठीक है, वो लेयरिंग किसी एक रीजन की वजह से बनी है, हम उसको वोल्केनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं उसकी झलक आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो वो लेयरिंग है वो क्यों हुई है, ठीक है। तो क्या होता है, नीचे से हमारे ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे से मैग्मा जो है वो निकल के ऊपर आ रहा होता है, तो मैग्मा इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन। यही मैग्मा क्या करता है, पहले एक लेयर बनाएगा सिंगल, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी, इट विल मूव हियर आल्सो, ठीक है। ये तो क्रस्ट है, दिस इज क्रस्ट, ठीक। और उसके नीचे हमारे पास ये क्या है, दिस इज द मेंटल रीजन, ठीक है, अपर मेंटल देन लोअर मेंटल, दिस इज द क्रस्ट, दिस इज मेंटल, राइट। तो क्या होता है, पहले एक लेयर डिपॉजिट होती है, वन लेयर गेट डिपॉजिटेड, ठीक है। कुछ कई सौ सालों बाद एक और लेयर उसके ऊपर क्या होती है, डिपॉजिट होती है, देन अनदर लेयर गेट्स डिपॉजिटेड। कुछ सालों बाद क्या होता है, एक और लेयर डिपॉजिट होती है, लेयर बाय लेयर, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो बदल रहा है, टाइम के साथ साथ ये डिपॉजिशन होता है। तो नीचे एक लेयर, बीच में एक लेयर, ऊपर एक लेयर, ठीक है। तो ये किसी टाइम T1 में निकली थी, फिर ये टाइम T2 में, फिर ये टाइम T3 में। तो पहले एक इरप्शन हुआ, एक लेयर बन गई, सेकंड इरप्शन सेकंड लेयर, थर्ड इरप्शन थर्ड लेयर, इस तरीके से लेयर बाय लेयर कहां होता है, ये वहां होता है जहां पढ़ेंगे हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म में, ठीक है। वी विल स्टडी दिस इन हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, हम देखेंगे क्या होता है हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म जहां होता है, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म हम समझेंगे इसको कि हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे आगे चल के मेंटल प्लूम, इसको हम आगे चल के बोलेंगे मेंटल प्लूम, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं जहां से लावा निकलेगा इनको हम बोलेंगे वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स, इनको हम क्या बोलेंगे, वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स। वोल्केनिक हॉटस्पॉट यहां से बाहर की तरफ निकलेगा क्या, लावा, और जब वो मैग्मा बाहर निकलेगा, लावा बनेगा, तो लेयर बाय लेयर वो जमा होगा, पहले एक लेयर जमा होगी, फिर दूसरी लेयर जमा होगी, ऐसे अलग अलग टाइम स्पैन पे कई सौ सालों का, कई हजार सालों का टाइम हो सकता है उसमें बनने का, ठीक है। तो ये जो रीजन है हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, इसका प्रत्यक्ष एग्जांपल देखने को मिलता है कहां पे, इसका देखने को मिलता है डेक्कन रीजन में, डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू रीजन में। कहां पे, डेक्कन प्लेट्यू रीजन में खंडाला वाला जो जोन है महाराष्ट्र में, वहां पे खंडाला में आपको लेयरिंग देखने को मिलती है। वो कौन से रॉक्स हैं, लेयरिंग इन इग्नियस रॉक्स, एक्सेप्शन है ये, लेयरिंग इन इग्नियस रॉक्स खंडाला में मिलता है, कोयना रिवर है, कोयना रिवर वैली है, वहां पे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां सब जो रीजन है ना वो कौन से वाले हैं, वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं, वोल्केनिक ट्रैप्स है वहां पे क्या है, वोल्केनिक ट्रैप्स, इसको ट्रैप्स ही बोलते हैं। मतलब ये एक लेयर बाय लेयर है, देखिए एक लेयर ये है, ठीक है, इसके नीचे एक और लेयर रेड कलर की दिखा रहा हूं, उसके नीचे एक और लेयर है, तो लेयर बाय लेयर चलता है, इसको बोलते हैं वोल्केनिक ट्रैप्स, वोल्केनिक ट्रैप्स, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है इग्नियस रॉक्स में। मिस्टर रेहान फजल क्लास में ध्यान दीजिए, लोगों पे नहीं। शिवानी शर्मा लेयर नहीं होती, बट एक्सेप्शंस बहुत कम, जहां पे वोल्केनिज्म है वहां पे हो सकता है, अदरवाइज और कहीं नहीं होता, और जरूरी नहीं हर वोल्केनिक जगह पे हो।
तो दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन, दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन, अदरवाइज उनमें लेयर नहीं होती, अदरवाइज लेयर नहीं होती, नो लेयर नो स्ट्रेटा, दिस इज द एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि जब सारी लेयर जल जाती हैं, ठीक है, जो मतलब लेयर एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता उसमें। ओके, तो नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट इस वाले रॉक का कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदरिंग, लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदरिंग, वेदरिंग से ये काफी कम अफेक्टेड होता है, लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदरिंग। ऐसा क्यों होता होगा, कम इफेक्ट होता है बिकॉज पानी इसमें जा ही नहीं पाता ताकि केमिकल प्रोसेस हो सके, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ नो पर्कुलेशन ऑफ वाटर, नो पर्कुलेशन ऑफ वाटर, पानी अंदर नहीं जाता, जब वाटर पर्कुलेट नहीं होगा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, नो केमिकल रिएक्शन, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई वेदरिंग भी नहीं देखने को मिलती, नो वेदरिंग, ठीक, तो दे आर वेरी लेस अफेक्टेड और यू कैन से दे आर लीस्ट अफेक्टेड, बहुत ही कम अफेक्ट होता है, लीस्ट अफेक्टेड। तो ये जो देख रहे थे डेकन ट्रैप्स, ये आज से 40 50 60 मिलियन ईयर्स अगो थे, ठीक है, डेकन ट्रैप्स, तो अभी कोई वोल्केनिज्म इंडिया के मेनलैंड पे हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म नहीं है, लेकिन पहले था, एक समय था, क्यों था हम समझेंगे कहां पे जब वोल्केनिज्म बढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी समझ लीजिए कि इस रीजन में वोल्केनिक ट्रैप्स हैं, आज वोल्केनिक टाइप के रॉक्स हैं, कहां पे हैं, डेकन प्लेट्यू में, डेकन प्लेट्यू बेसिकली पूरा वोल्केनिक ही है, और डेकन ट्रैप्स ही बोलते हैं उसको, डेकन प्लेट्यू को बोलते हैं डेकन ट्रैप्स, हम ज्योग्राफी में उसको क्या बोलते हैं, डेकन ट्रैप्स। तो जो वोल्केनिज्म इंडिया में लाइव है अंडमान में, उसका कारण कुछ और है, और जो यहाँ पे वोल्केनिज्म हुआ था उसका कारण कुछ और है, यहाँ रिपीट करेंगे इस बात को, कहां पे वोल्केनिज्म में, कि जो वोल्केनिज्म आपका इंडिया में है, कहां पे, डेकन रीजन में, जब भी हुआ था, आज वोल्केनो अलाइव नहीं है, डेड है, डोरमेंट है, लेकिन जो वोल्केनिज्म आपका कहां पे हुआ था, जो वोल्केनिज्म आपका डेकन में हुआ था वो खत्म है, लेकिन कोई और कारण था, जो अंडमान निकोबार में है, बैरन आइलैंड, ये नागपुर में भी हुआ था, तो वो अलग कारण से हुआ था, क्या कारण है वो समझेंगे वोल्केनिज्म में, ठीक है, क्योंकि वोल्केनिज्म की बात नहीं करूंगा। तो दे आर लेस अफेक्टेड बाय द वेदरिंग, वेदरिंग में से काफी कम अफेक्ट होते हैं केमिकल वेदरिंग से, क्योंकि वाटर नहीं होता पेनिट्रेट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अफेक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जिनका ग्रेन साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो सम गेट अफेक्टेड, वो कौन से होते हैं, बिग साइज ग्रेन्स वाले, बिग साइज ग्रेन्स, और बिग साइज ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स। ऐसा क्यों होता होगा, कोर्स ग्रेन के रॉक्स क्यों अफेक्ट हो जाते होंगे, क्योंकि देखिए कोर्स ग्रेन के रॉक्स में ना पानी एंटर कर जाता है, जो कोर्स ग्रेन है, जो बड़ा ग्रेन साइज है रॉक का, एक छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं रॉक का, ठीक, तो वाटर जो है इनके बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें चले जाता है, तो वाटर इज इन द गैप्स, जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं ये वाटर है, वो गैप्स में रहता है, ठीक, तो जो गैप्स है इसमें क्या होता है, वाटर चले जाता है, जो वाटर गैप्स में जाएगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल वेदरिंग होगा, जब वाटर गैप्स में जाएगा तो क्या होगा, केमिकल वेदरिंग होगा, केमिकल वेदरिंग काफी टाइप का हो सकता है, सॉल्यूशन वेदरिंग हो, हाइड्रेशन भी हो सकता है यहाँ पे रॉक्स में, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सब तरीके के वेदरिंग हो सकते हैं, ये वाटर है गैप्स। जो कोर्स ग्रेन है, ये ग्रेन क्या है, बिग ग्रेन साइज कोर्स ग्रेन, क्योंकि इनमें गैप होता है, लेकिन फाइन ग्रेन में ऐसा नहीं होगा, जो फाइन ग्रेन है जिनके ग्रेन्स बहुत छोटे छोटे हैं, these are fine grain, वाटर ना पर्कुलेट नहीं कर पाएगा, वाटर ना पर्कुलेट नहीं कर पाएगा, तो these are fine grain, कैसे है ये फाइन ग्रेन है, ठीक है, तो फाइन ग्रेन होगा तो वाटर की पर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, नो एंट्री फॉर वाटर, नो वेदरिंग, कोई वेदरिंग इनमें नहीं होगी, नो एंट्री फॉर वाटर, नो वेदरिंग इनसाइड। पेज नोट कर लिया आपने, प्लीज बताइए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन में पानी जा सकता है, फाइन ग्रेन में पानी नहीं जा सकता, उस कारण से फाइन ग्रेन में वेदरिंग नहीं होती, कोर्स ग्रेन में वेदरिंग होती है, ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा, जल्दी से जिनका रहेगा नोट कर लीजिए। दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, देखिए प्रेशर टेंपरेचर से तो बनते ही हैं, ठीक है, तो उनकी प्रेशर टेंपरेचर जो इफेक्ट लगा अंदर लगा है, केमिकल वेदरिंग का मतलब कि बाहर आके, और ऑफ कोर्स जब उसमें आएंगे तो प्रेशर टेंपरेचर का इफेक्ट लगेगा ना, igneous रॉक्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि कुछ बहुत कई 100,000 साल बाद प्रेशर टेंपरेचर का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि टेंपरेचर उसको इफेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और फिर वो रॉक्स ब्रेक हो सकते हैं, ठीक। दीपक कुमार क्लास पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, फिजिकल वेदरिंग नहीं पता, ठीक है, तो क्लास हम
बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक एक और समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन में कि कैसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट है इसका कि इनमें कोई अगर देखेंगे तो कोई फॉसिल्स नहीं मिलते, नो फॉसिल्स आर देयर। फॉसिल्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि कारण नंबर एक कि एक तो जो ये रॉक्स हैं जब ये बने थे इग्नियस रॉक्स तो कोई लाइफ नहीं थी, नो लाइफ एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के फॉर्मेशन के दौरान कोई फॉसिल लाइफ नहीं थे, और जो भी थोड़े बहुत फॉसिल बाद में आने शुरू हुए वो भी क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, एनी स्मॉल फॉसिल एग्जिस्टेड गॉट डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गए, जल गए, गॉट डिस्ट्रॉयड। क्यों? ड्यू टू बर्निंग बाय मैग्मा। मैग्मा की वजह से जल के राख हो गए। ड्यू टू बर्निंग बाय हॉट मैग्मा इट गॉट डैमेज, इट गॉट डिस्ट्रॉयड। ये हम डिस्कस करेंगे आंशिका कि इंडिया के ऊपर वोल्केनो कैसे आया। जब इंडिया के मेन कोई वोल्केनो नहीं है, क्योंकि इंडिया ट्रैवल कर रहा था। इंडिया स्टार्टेड इट्स ट्रैवलिंग 200 मिलियन ईयर्स बैक फ्रॉम गोंडवाना लैंड। ठीक है, और जब इंडिया ने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी साउथ से, साउथ पोल से, और जब इंडिया आया तो बीच में कहीं उसको वोल्केनिज्म मिला, और वो वोल्केनिज्म के रास्ते में जो मिला उसने डेक्कन वाले रीजन में वोल्केनो क्रिएट किया। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वोल्केनिज्म, इसलिए अपना डाउट रखिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जब तक वोल्केनिज्म नहीं आएगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसे बना। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे ना कि ये जो फॉसिल्स हैं तो बेसिकली फॉसिल्स होते क्या हैं। अगर आप देखेंगे कि एक जगह पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक लैंड था। ठीक है, यहाँ पे कोई लैंड था, अब हुआ क्या, इसके लैंड पे कुछ फॉरेस्ट थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट थे, राइट। तो ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे, दिस वाज द फॉरेस्ट। अब हुआ क्या, नीचे से यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस लगी। इन्होंने क्या किया, एंडोजेनिक फोर्सेस ने इसको क्रस्ट को खींचने की कोशिश की। यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस लगी, तो देयर वर द एंडोजेनिक फोर्सेस, दीस वर द एंडोजेनिक फोर्सेस। टेंसाइल फोर्सेस लगी, टेंसाइल फोर्सेस लगी, तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद पे क्या थे, बहुत घने फॉरेस्ट थे। ठीक है, तो जब टेंसाइल फोर्सेस लगी तो ये साइड क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ये सब ब्रेक हुआ, जब ये सब ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ टेंशन, तो कुछ पार्ट जो है वो अंदर की तरफ चला गया, सम पार्ट वेंट इनसाइड, और सम पार्ट जब कुछ तो गैप बना, और जब कुछ गैप बना तो कुछ फॉरेस्ट जो थे वो सबमर्ज हो गए। सम फॉरेस्ट गॉट सबमर्ज्ड, तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये क्या हुए, सबमर्ज हुए। तो फ्यू सम सेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट गॉट सबमर्ज्ड, इसे हम बोलेंगे सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट। सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट, जब ये फॉरेस्ट सबमर्ज हो गए क्रस्ट के अंदर, ये क्रस्ट के अंदर की कहानी चल रही है, तो इनके ऊपर क्या लगा होगा आफ्टर सबमर्जेंस। आफ्टर सबमर्जेंस, सबमर्जेंस के बाद इसके अंदर क्या लगा होगा, दे वर सब्जेक्टेड टू हीट, दे वर सब्जेक्टेड टू प्रेशर। ठीक है, सबमर्ज होने के बाद, अंदर जाने के बाद इसमें हीट लगी, प्रेशर लगा। जब हीट और प्रेशर लगा तो उसकी वजह से कई हजारों सालों बाद दे ट्रांसफॉर्मड इनटू, आफ्टर फ्यू मिलियन ईयर्स, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसमें, फॉसिल्स। दे ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब एंशिएंट रिमेन्स ऑफ द लाइफ। आज जो या कई 100 साल पहले कुछ डायनासोर वगैरह समझ हुए हैं, या फिर कोई बड़े लिविंग बींग समझ हुए हैं, तो वो भी क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी से क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फ्यूल्स जैसे कि क्रूड बनता है, क्रूड ऑयल बनता है। ठीक है, गैस बनते हैं, कोल बनता है। इन्हीं से क्या बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, कोल, गैस, तो दीस आर द फॉसिल्स। नोट कर लीजिए। देखिए जब इग्नियस रॉक्स बने थे तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पे तो हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइम पे तो फॉसिल्स आ गए थे। तो यहाँ पे फॉरेस्ट एक एग्जांपल है, उसमें हो सकता है लिविंग बींग्स भी हो। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट के साथ साथ क्या हो सकते हैं, लिविंग बींग्स भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे हो सकता है लिविंग बींग्स भी नहीं हो। तो जो लिविंग बींग्स यानी कि एनिमल्स स्पेशली, तो एनिमल्स के भी क्या बन जाते हैं, अंदर एनिमल्स के भी फॉसिल्स बन जाते हैं। तो जो भी एनिमल रिमेन्स हैं, जो भी प्लांट रिमेन्स हैं, वो सब्जेक्ट टू हीट एंड प्रेशर एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स में फॉसिल नहीं मिलता है। हम फॉसिल कहाँ हो, आप जा रहे हैं सोते सोते पढ़ाई कर रहे हो, रामायण पूछ रहे राम कौन है, इग्नियस रॉक्स में फॉसिल कैसे मिलेगा भाई? ये फॉसिल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इग्नियस रॉक के टाइम पे फॉसिल थे ही नहीं, कोई भी इग्नियस रॉक के टाइम पे कोई वेजिटेशन नहीं थी इनिशियली। तो ये तो फॉसिल का एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉसिल क्या होते हैं, व्हाट इज अ फॉसिल, दिस इज अ फॉसिल। बट इग्नियस रॉक में कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करी। ठीक है, कोई भी स्मॉल फॉसिल जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों डिस्ट्रॉय हो गया? बिकॉज ऑफ द बर्निंग, किससे, हॉट मैग्मा से। हॉट मैग्मा ने उसको बर्न कर दिया। सोचिए यहाँ पे हॉट मैग्मा होगा तो बर्न। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स हम देखें जब बनते हैं तो फॉसिल उसमें रहते हैं, मरीन फॉसिल रहते हैं। ठीक, क्यों ऐसा होता है कि छोटा नागपुर रीजन में आपके पास बहुत सारा कोल मिलता है। ऐसा क्यों है कि जो मुंबई हाई है, जो सौराष्ट्र कोस्ट है, गुजरात के थोड़ा बाहर एरिया समंदर की तरफ सौराष्ट्र उसे बोलते हैं ऑफशोर, कच्छ बोलते हैं। ऐसे मुंबई हाई बहुत सारा ऑयल और गैस मिलता है। क्यों? क्योंकि जब वो वाली वेस्टर्न कोस्ट समझ हुआ था तो उस टाइम पे समर्जेंस की वजह से ये सभी फॉरेस्ट अंदर दब गए थे। पहले वो लैंड हुआ करता था, जो आज मुंबई हाई समंदर के अंदर है वो पहले समंदर से बाहर होता था। और जब वो समझ हुआ तो बहुत सारे मरीन एनिमल्स, मरीन प्लांट्स सब उसमें दब गए, और जब दबे तो वो किस में तब्दील हो गए, फॉसिल्स में, कई हजारों सालों बाद, आफ्टर फ्यू मिलियन ईयर्स, बिकॉज ऑफ कंटीन्यूअस सब्जेक्टेड ऑफ देम बाय हीट एंड प्रेशर। फ्यू मिलियन ईयर्स, कई हजारों कई लाखों साल बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए कि फॉसिल्स नहीं मिलते, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदरिंग, ये हमने डिस्कस किया। कोई लेयर्स नहीं है, कोई स्ट्रेटा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है। कहां पे? डेक्कन वाली रीजन में। डेक्कन रीजन इज द एक्सेप्शन, इसीलिए डेक्कन रीजन को क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लेयर्स हैं। और वो एक्सेप्शन क्यों है हम समझेंगे, क्योंकि उसी जगह पे पूरी दुनिया में, मतलब भारत के पूरे इलाके में देखेंगे तो सिर्फ ये एक ऐसी जगह है डेक्कन जहां पे एक अलग तरह का वोल्केनिज्म कभी आया था जो कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा क्यों है समझेंगे हम। उसके बाद हमने देखा कि वो हार्ड होते हैं, ग्रैनुलर, क्रिस्टलाइन। ठीक है, ये कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी, किसकी, इग्नियस रॉक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में। वी विल क्लासिफाई द इग्नियस रॉक्स इनटू डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार पे हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ये हो गया सभी का? इज दिस ओवर गाइस? लेट मी नो अगर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके गाइस, ठीक है, बढ़िया। तो बात करते हैं हम टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स की। अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं इग्नियस रॉक्स को हम। तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि अभी हमने देखा था कि हमने जब अलग अलग रॉक्स को क्लासिफाई किया था कि वो कैसे बने, तो इग्नियस मेटामॉर्फिक, ठीक है, इग्नियस मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। अब अगर ग्रेन साइज के बेसिस पे करें, ग्रेन साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज, इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज के बेसिस पे हमने देखा कि दो तरह के इग्नियस रॉक्स होते हैं। वन इज दी फाइन ग्रेन व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू फास्ट कूलिंग, ठीक। एक होता है कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन मींस स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेन साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज, द फर्स्ट टाइप इज फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन। जब तेज कूलिंग होगी तो फाइन ग्रेन बनेंगे, और जब स्लो कूलिंग होगी तो कोर्स ग्रेन बन जाएंगे। स्लो कूलिंग में कोर्स ग्रेन बनता है और फास्ट कूलिंग में फाइन ग्रेन बनता है, ठीक है। स्लो कूलिंग मतलब कोर्स बड़ा वाला ग्रेन, बिग ग्रेन साइज होगा, वो स्लो कूलिंग की वजह से बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा कि स्लो कूलिंग मतलब कौन सा, तो मैं बोल सकता हूँ उसको एग्जांपल में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। और यहाँ पे फास्ट कूलिंग में एग्जांपल ले सकते हैं बेसाल्ट, बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर द बेस्ट एग्जांपल्स। ग्रेनाइट की बात करेंगे और बेसाल्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कैसे हैं, फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन, इस टाइप से हम बात कर सकते हैं। अब अलग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सिलिका, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। सिलिका कितना है उसके बेसिस पे भी ये अलग अलग टाइप से डिफाइन होता है। अगर सिलिका कंटेंट के बारे में बात करेंगे तो एक होता है एसिडिक, एक होता है एसिडिक, एसिडिक, ठीक। फिर एक होता है बेसिक, और फिर एक होता है अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, राइट। तो बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सिलिका कंटेंट। सिलिका कंटेंट, सिलिका परसेंटेज कितना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है बेसिकली, इसमें अगर देखेंगे तो कितना परसेंटेज सिलिका का है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं हम कि एसिडिक है या बेसिक है या फिर अल्ट्रा बेसिक है। अब इसमें क्या है, एसिडिक में अगर देखेंगे तो सिलिका जो परसेंट है, सिलिका कंटेंट यानी कि जनरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है SiO2, तो इसमें जो कंटेंट है एसिडिक में 80% से ज्यादा रहता है। इसमें देखेंगे अगर बेसिक में तो 45 से 65% रहता है, और इसमें देखेंगे तो लेस देन 40% कंटेंट रहता है किसका, एसिड का कंटेंट, मतलब सिलिका का कंटेंट, सिलिका के फॉर्म में हम उसको डिफाइन करते हैं। तो एसिडिक के बारे में मुझसे पूछेगा क्या बोलेंगे इसको, मैं बोलूंगा कि क्वार्ट्ज जो है, ठीक है। ऐसे ही जो बेसिक पूछेंगे तो क्या ब्रो, ठीक है। कई बार कई ऑप्शन होता है जिसमें सिलिका कंटेंट थोड़ा कम ज्यादा होता है तो उसे अल्ट्रा बेसिक बोलते हैं, बट मेजॉरिटी दो है, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो ये जो हेवी पार्टिकल्स है वो नहीं होते। बेसिक में अगर देखें तो हेवी पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, सिलिका कंटेंट क्या होता है, कम होता है। फिर जो नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कूलिंग। कूलिंग कहां पे हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग जोन। कूलिंग जोन उसका कहां पे है, कूलिंग जोन उसका कहां पे है उसके बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर उसकी कूलिंग, अगर उसमें हम देखें तो एक होता है प्लूटोनिक, प्लूटोनिक, और फिर एक होता है इसमें वोल्केनिक, वोल्केनिक, प्लूटोनिक और वोल्केनिक। प्लूटोनिक और वोल्केनिक में डिफरेंस क्या है, देखिए वोल्केनिक वो होता है जिसमें कूलिंग बाहर आके होती है उसकी, आउटसाइड, मतलब वोल्केनिक एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव मतलब इट कूल्स आउटसाइड, इट कूल्स आउटसाइड द क्रस्ट। और वोल्केनिक बनता कैसे है, बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ लावा, कूलिंग ऑफ लावा। जबकि जो प्लूटोनिक है, प्लूटोनिक को हम इंट्रूसिव बोलते हैं, जो अंदर ही ठंडा होता है। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब क्या है, इट कूल्स बिलो क्रस्ट, अंदर ही वो ठंडा हो रहा है, अंदर ही ठंडा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं क्रस्ट ठंडी होती जा रही है तो कहीं ना कहीं बीच में वो क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। लेकिन जब बाहर आके ठंडा होगा, एक्सक्लूसिव। आप टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं ट्यूब से, एक्सक्लूजन बोलते हैं उसको। तो व्हेन यू टेक द पेस्ट आउट इन योर ब्रश, एक्सक्लूसिव। जब अंदर ही वो पेस्ट जमा हो जाए, इंट्रूसिव होता है ऐसा, कई बार खराब हो जाता है कोई चीज, अंदर ही जमा हो गई, ठीक, तो अंदर ही वो जमा हो गया इंट्रूसिव, बाहर आके वो है तो एक्सक्लूसिव। अगर अंदर रह के वो जमा हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है। कैसे होगा, कोई बोलेगा भाई अंदर तो बहुत गर्म होता है, तो बहुत डेप्थ में गर्म है, थोड़ा और ऊपर आएगा ठंडा हो जाएगा। कई बार रॉक्स अंदर ही ठंडे होते हैं, उसको टाइम बहुत लगता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो प्लूटोनिक इंट्रूसिव इट कूल्स बिलो द क्रस्ट। और प्लूटोनिक कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा। देखिए नीचे होता है मैग्मा, डीप इनसाइड इट इज मैग्मा, व्हेन इट कम्स आउट ऑन द सरफेस इट इज लावा। ये फर्क है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इट इज लावा, ठीक। तो प्लूटोनिक के बारे में बात करेंगे तो कूलिंग ऑफ द मैग्मा, इट कूल्स एट डेप्थ, कूल्स एट डेप्थ। जब इसको देखें कूल आउटसाइड द क्रस्ट, ठीक है, तो क्रस्ट के ऊपर आके ठंडा हो रहा है, वोल्केनिक जैसे होता है ठंडा, वो उसे वोल्केनिक बोलते हैं। प्लूटोनिक, वोल्केनिक को एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, प्लूटोनिक को इंट्रूसिव भी बोलते हैं, इंट्रूसिव भी बोल देते हैं, ठीक है। वोल्केनिक अगर आपको देखना है रॉक तो जाके देखेंगे उसको कहीं पे, तो कहां कहां पे वोल्केनिक मान लीजिए देखना है, कैसा दिखेगा। तो जो मैंने जाके देखा एक बार, जब मैं एक्सपीडिशन पे गया था तो मैंने जाके देखा कि जो वोल्केनिक रॉक है वो डार्क है, ठीक है, वो डार्क है, वो डेंस है, काला होता है बिल्कुल, ठीक है। कहां मिला, यूएस में कहां पे, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू में, ठीक है, आयरलैंड में दिखता है, ठीक है। तो आयरलैंड में दिखता है, वोल्केनिक की बात करेंगे, ठीक, तो इट इज इन स्नेक प्लेट्यू वोल्केनिक। अगर आप प्लूटोनिक की बात करेंगे तो प्लूटोनिक तो धरती के अंदर है भाई, बहुत अंदर है, ठंडा जो हुआ है, इट कूलिंग एट द डेप्थ, डेप्थ में ठंडा हुआ है। तो आपको वोल्केनिक जाके देखना है तो डार्क डेंस वोल्केनिक का देख सकते हैं, डेक्कन रीजन देख सकते हैं, डेक्कन देख सकते हैं इंडिया में, और देख सकते हैं आप कोलंबिया, कोलंबिया प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू यूनाइटेड स्टेट्स, less than 40%, ultra basic silica is less than 40%, ठीक है, ठीक है। तो इसका भी आप एग्जांपल नोट कर लीजिए, अल्ट्रा बेसिक का पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, ठीक है, 40% से 45% तक रहता है,
ठीक है, 40 से 45 से नीचे, 45 से नीचे भी क्या माना जाता है अल्ट्रा बेसिक, 45 से 65 क्या माना जाता है बेसिक, और 80 से ऊपर क्या माना जाता है एसिडिक। ठीक है, लिपस्टिक का एग्जांपल लिख सकते हैं पेट्रोटाइट, मिसाल गया तो आप देख सकती हैं। अल्ट्रा बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हैं क्वार्ट्ज एग्जांपल, यस क्वार्ट्ज एग्जांपल है जी किसका, एसिडिक का। फेल्ड्स्पार लिख सकते हैं आप इसका एग्जांपल, दिस फेल्ड्स्पार आल्सो, दिस आल्सो एसिडिक, फेल्ड्स्पार आल्सो एसिडिक। तो ये कुछ हमने देखे क्लासिफिकेशन। प्रतीक गोयल एग्जांपल है वो अल्ट्रा बेसिक रॉक का, परेशान मत होइए उससे, एग्जांपल है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स। गाइस आर वी डन? मैं जान रहा आपको समझना पड़ेगा कि अंदर भी कूलिंग होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मेल्ट रहते हैं। आपकी क्रस्ट अंदर 70 किलोमीटर की डेप्थ है, तो क्या सारी क्रस्ट मॉल्टन है कि नहीं? क्रस्ट तो सॉलिड है ना, तो कुछ रॉक आपके सरफेस के ऊपर ठंडे होते हैं, कुछ रॉक आपके बाहर आके ऊपर ठंडे होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। तो ये आपकी क्रस्ट है, मैं जान मैं आपके लिए लिख रहा हूं, समझिए ध्यान से। ठीक है, तो ये है आपके पास, ठीक है, दिस इज द क्रस्ट एंड दिस पार्ट इज द मेंटल। ठीक है, तो इफ दिस पार्ट इज द क्रस्ट तो क्या होगा, जब ये मैग्मा है, जब ये मैग्मा यहां से निकल रहा है तो क्या होगा, लावा की फॉर्म लेगा। ठीक है, तो ये लावा की फॉर्म लेगा, तो यहां के भी डिपोजिशन होगा, यहां के भी डिपोजिशन होगा, और कुछ कुछ जो है वो यहां के भी डिपोजिट होंगे, कुछ यहां के भी डिपोजिट होंगे। तो ये दोनों ही क्या है, यहां पे डिपोजिशन हो रहा है और यहां पे डिपोजिशन हो रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर क्रस्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज योर क्रस्ट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर मेंटल। दिस इज योर मेंटल। और ये क्या है, क्रस्ट। तो क्रस्ट का थिकनेस भी कितना है, क्रस्ट थिकनेस इज आल्सो 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। तो इस क्रस्ट में जो डेप्थ पे कूलिंग हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो बाहर कूलिंग हो रहा है यहां पे, दिस इज द कूलिंग आउटसाइड, एक्सक्लूसिव। ये जो बाहर निकल के जा रहा है, इट इज गोइंग आउटसाइड। ठीक है, दिस इज एक्सक्लूसिव, दिस इज वोल्केनिक, दिस इज वोल्केनिक। ये बाहर निकलने से क्या है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, जैसे टूथपेस्ट से कुछ बाहर निकल रहा हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वोल्केनिक, बाहर आउटसाइड, कूलिंग इज आउटसाइड, एंड दिस इज व्हाट इंट्रूसिव, दिस इज व्हाट इंट्रूसिव, दिस इज व्हाट प्लूटोनिक। और यहां नहीं, यहां भी हो सकता है वो कूलिंग यहां भी हुई हो, सकता है वो कूलिंग यहां भी हुई हो। ठीक है, तो क्रस्ट में भी और अपर मेंटल, क्योंकि अपर मेंटल क्या है, सॉलिड। ये जो रीजन है, दिस रीजन इज व्हाट, दिस रीजन इज व्हाट, दिस इज अपर मेंटल। अपर मेंटल इज आल्सो सॉलिड, अपर मेंटल इज व्हाट, सॉलिड। क्रस्ट इज व्हाट, सॉलिड, दिस इज व्हाट, सॉलिड। व्हाट इज दिस, सॉलिड। ओके, तो बिकॉज़ ऑफ दैट सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन हियर आल्सो। मिस्टर रोहित, आप क्लास में शांत रहेंगे। मिस्टर रोहित, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आप क्लास में बिल्कुल चैट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको आता है तो आप बिल्कुल शांत बैठे रहिए, क्लास में डिस्टर्ब मत करिए लोगों को। ठीक है, ओके गाइस, नोट कर लीजिए। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे बताइए स्लाइड हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। गैप रहता है गाइस, हो गया है ये वाला, हम आगे बढ़ सकते हैं। आर वी डन विद दिस? ओके फाइन, दिस इज डन, दिस वन ये भी कर लीजिए जल्दी खत्म। गाइस लेट मी नो इफ यू आर डन। ओके फाइन, तो हम बात करते हैं कि रॉक्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मतलब क्या क्या है रॉक्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले कि रॉक्स जो है, मतलब इग्नियस रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो वही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमें मिल सकते हैं इससे। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि आयरन, सिलिकॉन, प्लैटिनम, गोल्ड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमें इससे मिल जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स फिर आगे माइनिंग के पर्पस से इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि और मेटालिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, फॉर एग्जांपल जिंक, फॉर एग्जांपल टिन, लेड। तो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमको मिलते हैं, और जब ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हम देखें तो दीज आर यूटिलाइज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलाइज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ज्वेलरी, मेडिसिन, फार्मा इंडस्ट्री, तो इन सभी में ये क्या है, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, ज्वेलरी में, दवाइयों में, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट मिनरल्स को देता है। और क्या है, रॉक से बिल्डिंग मटेरियल्स भी निकलते हैं। सेकंड इज बिल्डिंग मटेरियल्स। जो सिलिका है वो सबसे इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं। ठीक, तो सिलिका आयरन एंड स्टील प्लांट्स में यूज होता है। आयरन स्टील प्लांट्स में फर्नेस में इस्तेमाल होता है सिलिका, जो भट्टी होती है जिसमें आप लोहे को पिघलाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स,
ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है ग्रेनाइट। आप देखिए ग्रेनाइट किचन में आपने देखा होगा ग्रेनाइट लगा होता है, ठीक है, इट गिव्स ब्यूटीफुल शेड्स। ठीक, तो मोस्टली जो है क्या इग्नियस रॉक के काम आते हैं। और जैसे कि बताया मैग्मा जो है, मैग्मा की जो कूलिंग होती है, ठीक है, जो मैग्मा है, मैग्मा जब कूल होता है लावा की फॉर्म में, तो व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन इट बिकम्स लावा। बाहर जब निकलता है आउटसाइड, बाहर जब कूलिंग होती है आउटसाइड व्हेन इट कूल्स डाउन इट बिकम्स लावा। तो इसमें चीफ सोर्स, ये मेजर सोर्स है किसका, बहुत सारी मेटालिक ओर्स का। चीफ सोर्स फॉर मेटालिक ओर्स, मेटल की जो ओर्स है, चीफ सोर्स ऑफ द मेटालिक ओर्स, बहुत सारी ओर्स उनका सोर्स है, ठीक है। नहीं, हम फिलहाल बात कर रहे हैं इग्नियस रॉक्स की। अभी सभी रॉक्स के बारे में बात करेंगे, अलग-अलग रॉक्स के अलग है। जैसे देखिए कई रॉक से सैंडस्टोन निकलता है, ठीक है, कई रॉक से लाइमस्टोन निकलेगा, तो वहां पे सैंडस्टोन की अलग प्रॉपर्टी है बनाने के लिए, लाइमस्टोन की अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। लाइमस्टोन जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट है उसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, मार्बल बनाने के लिए। तो वो सब अलग-अलग रॉक्स की प्रॉपर्टीज है, इसकी ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी डन है दिस, थोड़ा एक बार हो जाएगा तो बताइए कि अलग-अलग टाइप के जो रॉक्स हैं उसमें अलग टाइप के मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स हैं, ठीक है। अलग-अलग टाइप के मेटालिक, नॉन मेटालिक, उनके अलग-अलग टाइप के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो पहले देखा कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं इसमें, ये सब क्या है, आयरन ओर से मिलते हैं, ये सभी ओर्स हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, इस्तेमाल होता है सिलिका। उसके बाद गोल्ड भी इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में गोल्ड इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो नैनो मेडिसिन आती हैं, नैनोस्यूटिकल्स हैं, आजकल लेटेस्ट एप्लीकेशन देखेंगे, वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होता है, लेड इस्तेमाल होता है मेडिसिन में, ठीक है। तो सर्जरी इक्विपमेंट में इस्तेमाल होती है सब चीजें। तो बिल्डिंग मटेरियल जैसे सिलिका है, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के फर्नेस है उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये सब बेसिक एप्लीकेशंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्री में हमने लिखा है, उसके बाद फर्नेस, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन स्टील प्लांट्स। जिन लोगों को बहुत आप जा सकते हैं, धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने का। ऑल नॉन सीरियस स्टूडेंट्स कैन लीव, आराम करिए जाके। यूपीएससी को आपकी जरूरत नहीं है, सीरियस लोगों को है, सीरियस लोगों की है यूपीएससी। जो नींद आ रही है, थकान हो रही है, भूख लगी है, आप लोग आराम करिए, कंपटीशन भी थोड़ा कम होगा, है ना। और ग्रेनाइट है, ब्यूटीफुल शेड्स, ठीक। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं। यूपीएससी में कंपटीशन कम होगा, थोड़ा सा जो यूपीएससी सेंटर है वहां पे भीड़ कम होगी, ठीक है। तो जितने भी नॉन सीरियस लोग हैं आराम करिए, क्योंकि आराम करने की तो लिमिट नहीं है ना। बहुत सारे लोग भारत में आराम कर रहे हैं, मेहनत बहुत कम लोग कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं वो ऊंचाइयां गेन कर रहे हैं, बड़े-बड़े पॉलिसीज बना रहे हैं, बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। और जो आराम कर रहे हैं वो आराम ही करते रहते हैं, है ना। तो कंटिन्यू करें, आराम करना है। चलिए गाइस, ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ आपको दिखा देता हूं कि कैसे हमारे पास इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव जो रॉक्स हैं वो अलग-अलग टाइप के हम देख सकते हैं। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो जो रॉक अंदर ही बनता है, ठीक है, जो रॉक अंदर ही बनता है, अगर देखेंगे तो बाहर जाके जो रॉक बनेगा वो एक्सक्लूसिव होगा, और जो अंदर ही बनेगा वो इंट्रूसिव होगा। तो जो बाहर निकल के बनेगा उसे एक्सक्लूसिव बोलेंगे, बाहर की तरफ जो अंदर ही बनेगा उसको बोलेंगे प्लूटोनिक। तो एक्सक्लूसिव रॉक तो बनता है तो ठंडा होता है, लावा आया, वोल्केनो आया, ठंडा हुआ, कुछ दिनों में रॉक बन गया। लेकिन यहाँ पे जो अंदर है प्लूटोनिक, उसमें कई सौ कई हजार साल लग जाते हैं ठंडा होने में, ठीक है। ये डिफरेंस होता है प्लूटोनिक और एक्सक्लूसिव में, ठीक है। और अगर हम बात करें उसके बारे में, तो अगर हम एक कंपैरिजन लेके चलें कि क्या हो सकता है प्लूटोनिक वर्सेस वोल्केनिक, या फिर अगर हम बात करें इंट्रूसिव वर्सेस एक्सक्लूसिव, इंट्रूसिव वर्सेस एक्सक्लूसिव, तो क्या है देखिए प्लूटोनिक का क्या मतलब है। प्लूटोनिक का मतलब है कि डेप्थ में ठंडा हुआ है, तो अंदर ठंडा हुआ है, अंदर मतलब इनसाइड इंट्रूसिव। तो हम क्या बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक को इंट्रूसिव। एग्जांपल क्या हो सकता है उसका, ग्रेनाइट। अगर अंदर ठंडा हुआ है तो मतलब समय लगेगा उसको ठंडा होने में, क्योंकि अंदर एरिया गर्म है, ठीक है, ठंडा होने की जगह नहीं है। बाहर तो क्या है, हवा है खुली, एकदम से हीट को गेन कर लेती है, हवा ठंडा कर देती है, जैसे पंखा चल रहा हो। तो जो बाहर है वोल्केनिक, वोल्केनिक कहां ठंडा होता है, आउटसाइड कूलिंग। बाहर ठंडा होगा, फास्ट कूल होगा। और ये प्लूटोनिक कहां है, इनसाइड कूलिंग। अंदर ठंडा होगा तो धीरे ठंडा होगा, स्लो कूलिंग। और स्लो कूलिंग बजरा कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग, अगर कूलिंग स्लो होगी तो कैसे ग्रेन बनेंगे, और कूलिंग फास्ट होगी तो कैसे ग्रेन बनेंगे, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वोल्केनिक रॉक्स डेंसर है, डेंसर होता है और डार्कर होता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास स्लो कूल वाला होता है वो लेस डेंस होता है और लेस डार्क होता है, लाइटर भी होता है। चलिए बता दीजिए जल्दी से। तो जो भी स्लो कूलिंग से बनेगा वो कोर्स ग्रेन बनेगा, मोटा ग्रेन। और जो फास्ट कूलिंग से बनेगा वो कैसा बनेगा, फाइन ग्रेन, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, आर वी डन? चलिए, वेरी गुड, अच्छा बताया आप लोगों ने, मतलब इजीली आप लोग कैच कर ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो हम बात करते हैं एसिड रॉक्स के बारे में। तो एसिड रॉक्स जो कि सिलिका कंटेंट पे वेरी करते हैं। अगर एसिड रॉक्स के बारे में किसी ने मुझसे पूछा तो मैं बोलूंगा कि एसिड रॉक्स होते हैं जिसमें जो सिलिका कंटेंट है, सिलिका कंटेंट 80% से ज्यादा है, मोर देन 80%। और जो हेवी मटेरियल्स है वो कम होते हैं, सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। हेवी मटेरियल्स जो होते हैं, हेवी एलिमेंट्स इनफैक्ट जो होते हैं, दे आर इन वेरी लो परसेंटेज। हेवी लो परसेंटेज होते हैं। जनरली जो हाई माउंटेन्स होती है ना वो एसिडिक रॉक से बनी होती है। जनरली जो हाई माउंटेन्स है दे आर मेड ऑफ एसिडिक रॉक्स, यानी कि एसिडिक इग्नियस रॉक्स। एसिडिक इग्नियस रॉक से हाई माउंटेन्स बनी होती है, ठीक। तो एसिडिक रॉक्स के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड।
दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, दे आर वेरी रोबस्ट, मतलब इजीली वेदर नहीं होते, हाईली रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, हाईली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। मतलब वेदरिंग हमने देखा था कि वेदरिंग को तो मिसाल छोड़ दे तो मोस्टली जो रॉक्स हैं वो क्या है, वेदरिंग से रेजिस्टेंट ही होते हैं, वेदरिंग को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, काफी मैसिव, काफी बड़े होते हैं, काफी मैसिव हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें दे आर हाईली मैसिव, दे आर हाईली मैसिव। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल कैन बी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक अच्छा एग्जांपल है। देन क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ये सारे क्या है, जैसे ग्रेनाइट का पिक्चर है। अब इसमें क्या है कि ये जो एसिड रॉक्स हैं, इन एसिड रॉक्स के बारे में बात करेंगे तो इनकी जो कूलिंग है ना वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट होता है। तो सिलिका कंटेंट 80% से ज्यादा है, तो कूलिंग इज वेरी फास्ट, काफी जल्दी कूल होते हैं। कूलिंग इज वेरी फास्ट फॉर दिस एसिडिक रॉक्स कंपेयर टू बेसिक रॉक, कंपेयर टू बेसिक रॉक वेरी फास्ट। आगे गाइस हो गया तो बताइए जरा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सिलिका कंटेंट 80% है, कूलिंग इज वेरी फास्ट, दे हाईली मैसिव, दे फॉर्म बिग माउंटेन्स, दे फॉर्म बिग माउंटेन्स, राइट। उसके बाद दे कंप्राइज ऑफ हेवी एलिमेंट्स, हेवी एलिमेंट्स लेकिन परसेंटेज क्या है, काफी कम रहती है, वेरी लो परसेंटेज। एसिडिक इग्नियस रॉक्स से ही हाई माउंटेन्स बनती हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, दे आर वेरी रोबस्ट, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, वेदरिंग को काफी रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। देखिए कुछ रॉक्स ऐसे हैं कि जो अंदर भी मिलते हैं बाहर भी मिलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो रॉक्स अगर सिर्फ बाहर ही मिल रहे हैं तो अंदर नहीं मिल सकते। तो उन रॉक्स की दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन है, दोनों तरफ अवेलेबिलिटी है, तो जैसे आपको देखने को मिलेगा कुछ रॉक्स कॉमन भी है। अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेसिक रॉक्स के बारे में, तो बेसिक रॉक्स में क्या है, अगर बेसिक रॉक्स में देखेंगे तो सिलिका कंटेंट इज लो, सिलिका कंटेंट क्या है, कम है, लेस सिलिका कंटेंट है, कितना, लगभग लगभग 45% से 65%। ठीक है, अब इनकी जो कूलिंग है, इनकी जो कूलिंग है वो बहुत फास्ट नहीं होती। जब कूलिंग फास्ट नहीं होगी तो क्या होगा, ये बहते रहेंगे। ठीक है, बहुत लावा बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, देखेंगे इसको बेसिक रॉक्स को, जब लावा बाहर की तरफ निकलेगा तो इनको ठंडा होने में टाइम लगेगा, काफी दूर तक जाएगा। ठीक है, तो स्लो कूलिंग यहाँ पे देख सकते हैं सिलिका कंटेंट, तो स्लो कूलिंग, अगर कूलिंग स्लो है ये फैलेगा, स्प्रेड करेगा, स्प्रेड करेगा, और ये क्या करता है, काफी प्लेट्यूज फॉर्म करता है, प्लेट्यूज फॉर्मेशन होता है। प्लेट्यूज फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए अगर ये क्रस्ट है, दिस इज द क्रस्ट, और यहां से अगर वोल्केनो निकलता है, देखिए जब यहां से बाहर की तरफ निकलेगा तो एक लेयर जाएगा, ऐसे करते करते क्या होगा, ये फिलअप हो जाएगा, और एक टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे वोल्केनिक प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी जाएगा लेयर आफ्टर लेयर। ठीक है, तो कुछ प्लेट्यूज भी फॉर्म होती हैं, वोल्केनिक प्लेट्यू बोल सकते हैं यहाँ पे से। ठीक है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू। ठीक है, तो बेसिक रॉक्स जो है सिलिका कंटेंट कम है, 45 से लेके 65% है। ठीक है, धीरे धीरे स्लो होते हैं। इसमें इसमें क्या है, हेवी एलिमेंट्स रहते हैं, वो उसकी वजह से क्या है, डार्क कलर्स में आता है। ठीक, तो हेवी एलिमेंट्स आर देयर, हेवी एलिमेंट्स आर देयर, इम्पार्ट्स डार्क कलर टू इट, दे इम्पार्ट व्हाट, डार्क कलर। डार्क कलर से क्या होता है, दे इम्पार्ट डार्क कलर, हेवी एलिमेंट्स। ठीक है, और डेंसिटी जो है काफी ज्यादा होती है। देखिए हेवी एलिमेंट का मतलब है कि जब काफी ज्यादा भारी उसमें एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, इतने हार्ड नहीं होते हैं हेवी एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन है, निकल है, ये हेवी एलिमेंट्स हैं, ये हेवी एलिमेंट्स अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे तो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, नॉट वेरी हार्ड, दे आर नॉट वेरी हार्ड। अगर हार्ड नहीं है तो वेदरिंग कैन हैपन, वेदरिंग कैन हैपन, वेदरिंग हो सकती है, वेदरिंग हो सकती है, इसकी वेदरिंग हो सकती है। एग्जांपल देखेंगे अगर तो गैब्रो, डोलराइट, गैब्रो, डोलराइट, these are the example, गैब्रो, डोलराइट आर द। तो देखिए क्या है, इसमें सिलिका कंटेंट काफी कम है, कूलिंग धीरे है, फैलते हैं, काफी दूर तक जाते हैं, प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। एलिमेंट्स काफी भारी भी हैं जो डार्क कलर मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, हेवी एलिमेंट्स हमने पढ़े आयरन है, निकल है, कुछ अलग अलग टाइप के जो कि उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, वेदरिंग हो सकती है। कौन कौन से हैं, जैसे कि गैब्रो है, डोलराइट है, कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, बेसिक रॉक्स के। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो डेप्थ में तो कूलिंग धीरे होगी, कूलिंग फास्ट हो सकती है ना। कहां आप ऊपर नीचे कंपेयर मत करो, अगर क्रस्ट के ऊपर देखोगे तो कूलिंग बहुत फास्ट है, क्रस्ट के नीचे भी कूलिंग बहुत धीरे और बहुत फास्ट हो सकती है कंपैरेटिवली। क्रस्ट के बहुत नीचे बहुत धीरे, क्रस्ट के थोड़ा ऊपर क्या होगी, कूलिंग फास्ट, लेकिन क्रस्ट के बिल्कुल बाहर क्या है, वेरी फास्ट। तो अगर हम दो पॉइंट में कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ही नीचे हैं, दोनों ही प्लूटोनिक है, तो वन प्लूटोनिक कैन बी स्लो, वन प्लूटोनिक कैन बी फास्ट। तो प्लूटोनिक देखते ही ये बात सोच रहे हैं फास्ट कैसे हो जाएगा, कंपैरेटिवली फास्ट हो सकता है। प्लूटोनिक मींस डाउन, इंट्रूसिव, एग्रीड। तो प्लूटोनिक डजंट मीन कि उसका कूलिंग 1000 साल है, तो किसी प्लूटोनिक का कूलिंग 500 साल भी हो सकता है, 550, 550 या 700 साल हो सकता है, तो रिलेटिवली कूलिंग उसका क्या है, फास्ट है। तो ये मतलब होता है अगर हम किसी इनसाइड रॉक की बात करें, लेकिन आउटसाइड तो बहुत फास्ट मोमेंटरी कूलिंग है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन भी देखते हैं, इतने इसमें नाम याद रखना है आपको, मेंस के लिए याद रख लेना, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि ये रॉक क्या होते हैं, वो रॉक क्या होते हैं, तो थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है। लेकिन मतलब मेंस में आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, एग्जांपल के साथ एक आधा, बट ज्यादा नहीं कि आपको एक नाम रखना है प्रॉपर। प्रीलिम्स में नाम नहीं पूछता, प्रीलिम्स में उसका बेसिक प्रॉपर्टीज में ज्यादा जोर देते हैं, ताकि इतना ज्यादा फैक्चुअल नहीं जाते प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए गाइस, तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं इसके ऊपर, वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस। चलिए सॉल्व कीजिए जरा, यूपीएससी प्रीलिम्स, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन।
कोई जरूरी नहीं है कि हेवी एलिमेंट्स हार्ड हो। ओके गाइस, इसे सॉल्व करने के क्वेश्चन को यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सवाल है। ओके, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या बोल रहा है? गैब्रो एंड पिगमेटाइट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द इग्नियस रॉक्स। बिल्कुल ठीक है, गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिगमेटाइट क्या है? इग्नियस रॉक कैटेगरी देखा था हमने। थर्ड इज करेक्ट। अगर थर्ड करेक्ट है तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो गए। द टेक्सचर ऑफ दिस रॉक्स इज डिपेंडेंट ऑन द रेट एंड डेप्थ ऑफ द फॉर्मेशन। कितना नीचे जा रहा है? बिल्कुल सही, नीचे है प्लूटोनिक है, ऊपर तो है तो क्या है? एक्सक्लूसिव है, नीचे इंट्रूसिव है। ये बात भी ठीक है। अलग अलग होते हैं, किसी की स्लो कूलिंग होगी तो वो क्या होगा? कोर्स ग्रेन, फास्ट कूलिंग होगी तो फाइन ग्रेन। दीस आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल। ये नहीं है, ये तो मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर दी इसने। ये तो मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर दी, तो ये गलत है। वन इज रॉन्ग। तो 2 एंड 3 जो लोग सी बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल आंसर, बहुत बढ़िया। सी फॉर रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइज होना अलग चीज होती है, क्रिस्टलाइज होना अलग चीज होती है। क्रिस्टलाइज मतलब होता है ठंडा हो गया तो अंदर दाने बन गए। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है कि उसको आप दोबारा से गर्म कर रहे हैं, फिर ठंडा कर रहे हैं, दैट इज रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज डिफरेंट, रिक्रिस्टलाइजेशन इज डिफरेंट। सी इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है। सी बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं मेंस का क्वेश्चन कैसे होगा, इस पे हम क्लास ऑफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2022 यूपीएससी में 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखें तो हम वही करेंगे। हर एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी मेंस के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब भी मेंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उसको 3 पार्ट्स में लिखेंगे। एक पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, एक पार्ट होगा बॉडी और एक पार्ट होगा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम डिफाइन करेंगे या फिर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देंगे या फिर हम उसमें कोई रिपोर्ट मेंशन करेंगे। ठीक है, बॉडी में अगर हम बात करेंगे तो जो भी डिमांड है क्वेश्चन की उसको एड्रेस करेंगे। डिमांड जो क्वेश्चन पूछा हुआ लाइन में एक्जेक्टली वर्ड बाय वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, क्या जो पूछा है पूरा मीट करेंगे डिमांड को। और कंक्लूजन हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में कुछ एक्स्ट्रा बता देंगे। कुछ जब हम लिखेंगे कोई कंक्लूजन जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के तो वहां पे हम कुछ पॉजिटिव बताएंगे, लेकिन ध्यान लिखेंगे तो कुछ फैक्चुअल बताएंगे, अच्छा बताएंगे ताकि एग्जामिनर क्या हो थोड़ा सा इंप्रेस हो हमारी राइटिंग से। तो क्या क्वेश्चन है? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैचिंग पॉइंट है। डिस्क्राइब मतलब अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब मतलब डिटेल बताना है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स बताने हैं उसके। ठीक है, एंड टाइप्स। टाइप्स मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन। तो कौन से होते हैं प्राइमरी रॉक्स? बताइए, प्राइमरी रॉक्स आपने जो पढ़े अभी वो कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक्स, बिल्कुल सही बोला आपने, इग्नियस के बारे में बताना है, बहुत बढ़िया। तो कई क्वेश्चन यूपीएससी बहुत इजी पूछ लेती है, ठीक है, और आप देखेंगे ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन इजी आएंगे। थोड़ा सा नेगेटिव हो गया तो सब टफ लगेगा, पॉजिटिव हो गया तो सब कुछ इजी लगेगा। जैसे हम क्लास खत्म करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पॉजिटिव हो गया, ये टॉपिक ध्यान समझेंगे, एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये मत सोचना कि बहुत इजी है तो हो गया, आपके सारे क्वेश्चन इजी हैं क्योंकि आपका टॉपिक आता है। टॉपिक आता है तो क्वेश्चन इजी है, मेंस भी इजी है और आपका रैंक लाना बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन। तो डिफाइन करिए प्राइमरी रॉक्स को पहले। तो प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं आप डिफाइन करेंगे। प्राइमरी रॉक्स वो होते हैं जो सबसे पहले आए, फर्स्ट टू ओरिजिनेट आफ्टर द क्रस्ट फॉर्मेशन। क्रस्ट फॉर्मेशन के दौरान पहले थे जो ओरिजिनेट हुए, दोस वर द फर्स्ट वन टू ओरिजिनेट after the crust formation during the crust formation, and primary rocks are also called as igneous. Igneous rocks are also primary rocks which have been formed due to cooling and solidification. मतलब इस तरीके से आपको लिखना है। आप ये मत देखिए कि मैं क्या लिखा हूं, आप ये समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो primary rock are the first one to originate after the crust formation and these are also called as igneous rocks which are formed during cooling and solidification. ठीक है, तो अब बात करें हम फर्स्ट ओरिजिनेट लिख दिया हमने, इंट्रो दे दिया, तो हम लिखेंगे बॉडी। हम क्या लिखेंगे? बॉडी। तो देखिए बॉडी अगर हम लिखेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक और टाइप पे स्टिक करना है। ठीक है, तो बॉडी के दो पार्ट रहेंगे, बॉडी के दो हिस्से रहेंगे यहाँ पे। तो बॉडी में सबसे पहले हिस्सा हम क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स का। पहला पार्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं सबसे पहले, ये हार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, नो वेदरिंग, नॉट अफेक्टेड बाय वेदरिंग। ठीक है, दूसरा क्या है? नो लेयर्स। तीसरा क्या है? नो फॉसिल्स। चौथा क्या है? ग्रैन्युलर। ठीक है, क्रिस्टल। पांचवा क्या है? फिफ्थ, हार्ड, कॉम्पैक्ट, नो लेयर, नो फॉसिल, ग्रैन्युलर, क्रिस्टल होते हैं। और नेक्स्ट क्या है? नो, नॉट अफेक्टेड बाय वेदरिंग। नॉट अफेक्टेड बाय वेदरिंग। ठीक है, तो ये हमने बेसिक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक्सप्लेन करेंगे आप थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप इसको बीच में एक्सप्लेन करेंगे अगर आप एग्जाम में लिखेंगे। नो स्ट्रैटा बिल्कुल ठीक है, नो परकुलेशन बिकॉज़ दे आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। तो हमने इंट्रो कर दिया, हमने बॉडी बना दी। उसके बाद बॉडी का ये तो फर्स्ट पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक की ए पार्ट। अभी बी पार्ट बाकी है, क्या? टाइप्स। बॉडी चल गई, बी पार्ट क्या है? टाइप्स। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में अगर हम टाइप्स के बारे में लिखते हैं तो बताएंगे इसमें इग्नियस रॉक्स के टाइप्स के बारे में। अलग अलग टाइप्स है, बेस्ड ऑन कूलिंग, बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट, बेस्ड ऑन ग्रेन साइज। ठीक है, तो आप बताएंगे, आप इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे क्लासिफिकेशन टेबल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। कूलिंग के हिसाब से ये अलग अलग टाइप का है, जैसे प्लूटोनिक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रीफ में। वोल्केनिक बता दीजिए थोड़ा सा ब्रीफ में। ठीक है, प्लूटोनिक में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है प्लूटोनिक में, बताइए। वोल्केनिक बताइए, वोल्केनिक डार्क होता है, फास्ट कूल होता है, ये लाइट कलर होता है, स्लो कूल होता है। ठीक है, सब हमने देखा अभी। ठीक है, उसके बाद सिलिका के बेसिस पे हमने देखा था क्या होता है? एसिडिक। उसके बाद बेसिक, अल्ट्रा बेसिक। ठीक है, इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए। ग्रेन साइज के बारे में बात करेंगे तो फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन, फास्ट कूलिंग, स्लो कूलिंग। ठीक, ये हमने इसका पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये हमने इसके टाइप्स बता दिए, ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया। हम लिखेंगे कंक्लूजन। हम लिखेंगे कि इग्नियस रॉक्स, हम लिखेंगे इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक तो है, ये तो हमने बता दिया पहले। ये पेरेंट रॉक भी होता है, इससे और भी टाइप के रॉक बनते हैं। इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड, इग्नियस रॉक जो है आल्सो कॉल्ड एज पेरेंट रॉक। ये पेरेंट रॉक भी कहलाता है।
और इससे अदर रॉक्स भी बनते हैं, इससे अदर रॉक्स भी बनते हैं। कौन कौन से रॉक्स होते हैं बताइएगा, कौन कौन से रॉक्स बनेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे, और कौन से बनेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनेंगे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से कैसे बनेंगे? पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक का लिथिफिकेशन होगा, कॉम्पैक्शन होगा। आप चाहे तो फ्लो चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट होती है, बताता हूं वर्ड लिमिट कितनी होती है मेटामॉर्फिक में, बिकॉज द प्रेशर, टेम्परेचर एंड हीट एक्ट। तो इनके एक्शन से मेटामॉर्फिक बनेगा, इनके एक्शन से लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन के एक्शन से क्या बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए गाइस, जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, और जो A4 साइज की शीट आपको मिलती है यूपीएससी की, जो यूपीएससी मेंस का एग्जाम होता है, मेंस आंसर शीट जो है वो कुछ इस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप की आंसर शीट होती है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं बेसिकली यू राइट हियर। तो जो 10 मार्क्स की 150 वर्ड से क्वेश्चन है उसमें 1 पेज पूरा और एक हाफ पेज लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होता है, आंसर शीट, दिस इज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा। तो आपको बेसिकली 2 पेजेस मिलते हैं 150 मार्क्स के लिए। ठीक है, A4 साइज का होता है, दिस इज A4 साइज। तो एक पेज आपको ये मिल जाएगा, एक पेज आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखना अलाउड नहीं होता, यहाँ पे कुछ लिखना अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पेज हाफ मिलेगा, ऑलमोस्ट हाफ, और ये पेज मिलेगा फुल। तो 10 मार्क्स के लिए 150 वर्ड्स, 1.5 पेज, 1.5 पेज, 1.5 पेज आपको मिलेगा। If you will write, you will get your marks deducted. अगर आप लिखेंगे उससे ज्यादा तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं देखो 15 मार्क्स में जो वर्ड लिमिट है वो 250 वर्ड्स है, 250 वर्ड्स है। ठीक है, तो मतलब 2.5 पेज, ये हाफ, ये फुल, एक और फुल। ठीक है, तो 250 वर्ड्स पेज। तो 15 मार्क्स का 10 मार्क्स का 150 वर्ड खत्म करना। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया? हमने पहले इंट्रो लिखा, हमारा क्वेश्चन ऐसे करेंगे। इंट्रो लिखा, बॉडी में क्वेश्चन की डिमांड क्या बोल रही है, कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक भी एड्रेस किया, डिमांड को मीट किया, इंट्रो में डिफाइन किया, टाइप को भी एड्रेस किया, हमने पूरा टाइप एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने क्या लिखा? कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है ना आसान? कितना आसान है? तो आंसर शुड बी वेरी मच टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो लगभग 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर देखेंगे 10 मार्क्स के इनटू 10 क्वेश्चन आते हैं, और 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 250 मार्क्स। और ऐसे करते करते सभी सब्जेक्ट में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आपको मेंस एकदम एकदम ऐसा लगेगा एकदम मस्त, कुछ भी नहीं है, एज इजी एज ब्रीदिंग। ज्योग्राफी बहुत इजी है यार, ज्योग्राफी इज वेरी इजी। अभी आप देखना, जैसे जैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो पहला क्वेश्चन है मेंस का, व्हेन आई विल मेक यू सॉल्व क्वेश्चन ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, तो ऐसा लगेगा तो कुछ भी नहीं, हम तो खाना लगाते थे, और मिनट में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये पूरा टॉपिक पढ़ लेना, अच्छे से रट लेना, रट के जब जाओगे क्वेश्चन लिखोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घर पे जाके, तो पहले पूरा ये पढ़ लेना, दिमाग बिठा लेना, एक बार रफली लिख के देख लेना। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको 10 मार्क्स के लिए यूज करना है 7.5 मिनट्स, और 15 मार्क्स के लिए आपको यूज करना है 8.5 मिनट्स। बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, हाँ मेंस क्वेश्चन आप लिखिएगा। थैंक यू प्रीति, जयशिका, गुड टू नो दैट। यूपीएससी कर लेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल शुभा, दिल गार्डन हो जाएगा। ठीक है थैंक यू मोइन, मैथ्स भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा, परेशान मत होइए। अरे मैं बता रहा हूं ना, सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही है। ठीक है, डोंट वरी, मैं बाकी भी बता दूंगा कैसे सॉल्व करने हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम सीख लेंगे, और क्योंकि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी क्लास में लूंगा तो इंटरनल सिक्योरिटी भी हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में सिखा दूंगा, ज्योग्राफी सिखा रहा हूं, थोड़ा सोसाइटी भी सिखा दूंगा कैसे करना है, तो बचेगा क्या? जीएस तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन क्यों लेनी, मस्त रहो, मजे से पढ़ते रहो, खुश रहो, खाओ पियो अच्छे से, तली बेकार चीजें कम खाओ, अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी से रहो, सो अच्छे से, रेस्ट करो, बढ़िया से खाओ पियो, ऐश करो। ठीक है, पढ़ते भी रहो, थोड़ा भजन पूजन भी कर लेना, अगर मानते हो भगवान को तो मस्त रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स को याद करना पड़ेगा साथ ना। ठीक है, मैथ्स को याद करना पड़ेगा। थैंक यू नितिका, थैंक यू सत्यप्रकाश। हाँ सोनम, मैंने नहीं इजी किया, आप लोग समझ रहे हो आसानी से, तो आप लोग इजी कर रहे हैं। अगर आपको दिमागी लगाओगे तो मुश्किल लगेगा ना। कुछ लोगों को भूख लग जाती है, जल्दी नींद आ जाती है, कैसे आप लोग सब बिल्कुल एकदम एक्टिव होकर पढ़ रहे हो, तो आराम से हो जा रहा है। ठीक है, ओके सत्यप्रकाश, गुड टू नो दैट, थैंक यू शिवांगी। नाउ यू कैन गो, यस यू कैन लीव, गुड नाइट, जा सकते हैं आप। हाँ क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक्स। हाँ फ्लो चार्ट बनाइए आप, फ्लो चार्ट बनाइए, बिल्कुल सही है, फ्लो चार्ट की स्ट्रेटजी अच्छी है। देखिए प्लूटोनिक रॉक्स, ये यशिका क्या होता है कि प्लूटोनिक रॉक्स जो होते हैं ना वो डेप्थ में होते हैं, तो जरूरी नहीं हेवी एलिमेंट्स उसके साथ आए। तो हेवी एलिमेंट जो है वो क्योंकि एसिडिक जो होते हैं ना, बेसिकली एसिडिक रॉक्स में हेवी एलिमेंट नहीं होते। तो प्लूटोनिक रॉक्स का क्या है फंडा कि प्लूटोनिक रॉक्स में हेवी एलिमेंट्स नहीं होते, तो जब हेवी नहीं होते तो डेंसिटी क्या होती है ऑटोमेटिकली कम, और कूलिंग में टाइम होता है, फास्ट कूलिंग होती है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉम्पैक्शन हो जाता है उसका। मिस्टर विकास और मिस्टर सुदीप, कोई आपके क्वेश्चन बताइए तो आप जा सकते हैं, धन्यवाद। क्लास छोड़ के चले जाइए क्योंकि आपसे डिस्टर्ब करते हैं। यशिका, आई होप यू गॉट द डाउट। नहीं मैप मार्किंग नहीं है जीएस में। ओके प्रीति, गुड टू नो दैट, मैप मार्किंग नहीं है। आंसर राइटिंग प्रीति आसान है, आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आंसर राइटिंग बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, सेंड डायग्राम बनाओ, कुछ डिफाइन कर दो, बॉडी पॉइंट्स लिख दो। अब यहां पे जैसे मैंने दिखाया, कोई फ्लो चार्ट बना दो, ऐसे तो मेंस है, ऐसे लोग रैंक 1 लेके आते हैं, रैंक 1 का पेपर देखना, पुराने साल का ऐसे ही होगा बिल्कुल। तो डिफरेंस क्या है, हम लोग रैंक 1 बन सकते हैं, तो आप लोग। ठीक है, हां एसटीओ में जाती है, यस कुछ कुछ जाती है। काजल सिंह जाती है एसटीओ में भी, यस लेट्स गो टू एसटीओ। ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट। भैया आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, अभी छोड़ दो क्लास, एग्जाम है पहले कॉलेज के वो क्लियर हो। ठीक है,
मतलब आंसर लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, काटा पीटी मत करो, साफ सुथरा लिखो, अच्छा लिखो, 2-3 पेन इस्तेमाल कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। काटो मत, फाड़ो मत एग्जाम शीट को, तोड़ो मत, उसमें चाय मत गिराओ, उसमें इंक मत गिराओ, उसको फाड़ो मत, उसमें खाना मत गिराओ, ये सब जरूरी है, बाकी तो मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं, कल बाकी दोनों रॉक्स के बारे में खत्म करते हैं, कल जल्दी हाथ लगाइएगा, जल्दी नोट कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी नोट करेंगे तो इजी हो जाएगा और भी क्वेश्चन सॉल्व करना। रॉक्स में ये क्वेश्चन आया था अभी तक, पहली बार रॉक्स में क्वेश्चन आया, इसके अलावा क्वेश्चन आता नहीं रॉक्स से, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हम देखेंगे, मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था, प्राइमरी रॉक्स के ऊपर लेटेस्ट पिछले 10 से 15 सालों में, ठीक है। नहीं, एक्सेप्शन लिखना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस आएगा, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, एक्सेप्शन लिखना जरूरी नहीं है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए सोनाक्षी सिन्हा। यस यस, अंश कुशवाहा, आंसर इज यस, थैंक यू शुभा, गुड नाइट। मेटालिक और मतलब आयरन और कॉपर और एल्युमिनियम का और मेटालिक कोई तो है और क्या है, ठीक है। वंशी कहते हैं मैकेनिकल रीजन है वो, जब फास्ट कूलिंग होती है ना तो बहुत ग्रेन छोटे हो जाते हैं, ग्रेन श्रिंक हो जाते हैं बहुत जल्दी, जब स्लो कूलिंग होती है तो ग्रेन श्रिंक नहीं होते, साइज में बड़े रहते हैं, तो कूलिंग का असर है, एकदम ठंडा कर देंगे तो आपकी बॉडी श्रिंक हो जाएगी। अगर आपको उठा के यहाँ से अभी रशिया में छोड़ दें माइनस व्लादिवोस्टॉक माइनस 40 तो आपकी बॉडी श्रिंक कर जाएगी, ठीक। तो एकदम ग्रेन श्रिंक करते हैं, साइज छोटा होता है, फाइन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन नोट्स में तो सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी भी है, सब कुछ है, आप चाहो फिर एनसीईआरटी पढ़ लेना, बट एनसीईआरटी का कंटेंट बहुत कम रहेगा जितना हम कर रहे हैं उसके हिसाब से, हम काफी एक्स्ट्रा कर रहे हैं। एनसीईआरटी तो बस एक ऊपर का सरफेस है, हम तो पूरा डेप्थ कवर कर रहे हैं, हम समझने के पूरे अंदर तक जा रहे हैं, एनसीईआरटी जो है ऊपर का सरफेस है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना काफी है, अब हम बाकी डिस्कस करते हैं कल। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का, तो कल की क्लास में बाकी लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी आप जितना पढ़ाया वो रिवाइज करके आइएगा और फिर बाकी मजे करिए, ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, बाय।